हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ यूके टैक्सेशन। उम्मीद है आप लोग का लास्ट वीक डेमो सेशन हुआ, तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा, प्रोडक्टिव रहा होगा। कुछ चीजें नई देखने को मिलेंगी। अ, उम्मीद है एक इंटरेस्टिंग डेमो मिल रहा था। अच्छा, आज हम इंशाल्लाह प्रॉपर हमने अपने सेशन का आगाज करेंगे। तो इन द मीन टाइम हम हमारे क्लास की थोड़ी सी कहते हैं ना परंपरा होती है कि स्टार्ट में 5-7 मिनट में थोड़ा सा वेट करते हैं कि बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें। इन द मीन टाइम अगर किसी का इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है, तो आप अपना रेज हैंड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, और मैं आपका नाम लूंगा, देन आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज रेज योर हैंड। आपके पास ऑप्शन नजर आ रहा होगा, तो मैं आपका नाम कॉल करूंगा ना, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी मोहम्मद नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है जी सर। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि इस कोर्स में ये कंपनी क्लोज करना और ऑलरेडी अगर कंपनी किसी वजह से क्लोज हो जाती है तो उसे रिस्टोर करना, ये इंक्लूड है? अच्छा, रिस्टोर करना उसको। अच्छा देखिए, इसमें जहाँ तक, अच्छा थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड मुझे बता दीजिए ताकि मैं आपको उसके मुताबिक बताऊं। सर मैं तो स्टूडेंट हूँ आई कॉम का, बी कॉम का, सॉरी। अच्छा, बी कॉम के स्टूडेंट, अच्छा। अच्छा देखिए, जहाँ तक बात ऐसी है ना कि आपके पास कंपनी जो होती है ना वो डिसॉल्व हो जाती है ना। डिसॉल्व मतलब आप उसको उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। जी तो हाँ। आप आपको रिस्टोर उसको ऐसे नहीं करा सकते क्योंकि आपने उसको बंद कर दिया होता है, ठीक है। तो सही। आप उसको रिस्टोर तो नहीं करा सकते, लेकिन आप उसको मतलब दोबारा नाम चेंज करके दोबारा बना लेते, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सिंपल प्रोसीजर है। मिनिमम 15 पाउंड में आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है। आप जो ट्रेड पहले कर रहे होते हो नए नाम से स्टार्ट कर लेते हो। और ऐसा तो होता नहीं कोई आपको कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है कि जनाब आपको कोई ब्रांड नेम या कुछ ऐसा बना होता है। तो नॉर्मली इतनी कोई, मैं एक नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हो ना, तो वो तो जाहिर बात है, वो उनके अपने टैक्स फर्म के साथ होते, बिग फोर फर्म्स के साथ उनके अपने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो उनके सारे ये लीगल और टैक्सेशन के वो सारा कुछ देख रहे होते हैं। हम एक जनरल पॉपुलेशन की बात करें जो कि 80-90% है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो यूके बंद करना, नहीं बनाना, ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। और मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे इतना करियर में शायद किसी बंदे ने ये क्वेश्चन क्यों किया यार मैंने कंपनी रिस्टोर करनी है। हाँ, ये होता है कि अगर किसी वजह से थोड़ा-सा कोई मसला वगैरह, केस वगैरह बन जाता है कंपनी में, या कोई मसला आ जाता है बीच में, तो कंपनी बंद करके नई कंपनी बना के वही पुराना काम शुरू कर देते हैं। तो ऐसा तो ज़रूर सर होता अगर है किसी रिस्टो की जी, किसी की जी। ऑलरेडी मतलब काफी पुरानी कंपनी है और उस पे उसमें एस्टेब्लिश बिजनेस हो, तो हुँ, चूंकि हुँ। मैं ऑलरेडी थोड़े से ई कॉमर्स ग्रुप में ऐड हूँ जहाँ पे ये सर्विसेज ज्यादातर लोग रिक्वायर करते हैं कि कंपनी कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल ना होने की वजह से डिसॉल्व हो गई है, हाँ, और वो हाँ। उसी कंपनी को हाँ, रिस्टोर करना चाह रहे होते हैं क्योंकि उनके बैंक अकाउंट्स और वो सारा कुछ ना वो भी क्लोज होने के रिस्क के फैक्टर पे होता है। तो अच्छा, अगर ये आप जी। इसमें इंक्लूड करते हैं तो सर मेहरबानी होगी आपकी। जी, जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल हम उसको कन्फर्मेशन स्टेटमेंट में लाज़मी इस चीज़ को बीच में कंसिडर करता हूँ, और मैं इनको बताता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल नहीं में सर, बाकी, मतलब वो नहीं, मतलब डिसॉल्व कंपनी को रिस्टोर करना। अच्छा, बिल्कुल हम उसको भी देख लेंगे, कोई मसला नहीं, टेंशन ना लें इस चीज़ अ, की आप। लेकिन जी जहाँ सर, तक आप बहुत शुक्रिया, कन्फर्मेशन, क्योंकि ऐसे। मैं आपके थोड़ा-सा कन्फर्मेशन स्टेटमेंट वाला पॉइंट क्लियर कर दूँ। ये जो होता है जी। ना, आपको पहले 2 बार वार्निंग आती है, ठीक है ना? सही। आई बिलीव टू बी एग्ज़ैक्ट, अगर मैं आपको अभी ना बता सकूँ, टॉप ऑफ माइंड मेरे ना हो, लेकिन आपकी जब कन्फर्मेशन स्टेटमेंट ड्यू हो जाती है ना, तो आपको 3 महीने का टाइम होता है आपके पास, ठीक है? 3 टू 6 मंथ का आपके पास टाइम होता है, लेकिन आपकी जो कंपनी फाइलिंग हिस्ट्री होती है ना, उसमें अ, मेरे ख़्याल में 3 महीने के बाद जो है ना, वो नोटिस आपके पास शो होता है कि गज़ेटेड स्ट्राइक ऑफ का नोटिस आपके पास आता है, ठीक है? और जी हाँ। नोटिस नोटिस जो होता है कन्फर्मेशन स्टेटमेंट का, जो वैसे अगर आपकी ड्यू होती भी है ना,
तो वो आपका जो जी रजिस्टर्ड एड्रेस होता है ना, उसके ऊपर आता है आपके लिए। ठीक है, सेकेंडली आपकी जो कंपनीज हाउस होता है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा भी दूं तो मुझे नहीं लगता कि कंफर्मेशन स्टेटमेंट की वजह से कभी किसी की कंपनी बंद हुई। कंपनीज हाउस, ये है कंपनीज हाउस बीटा के नेम से आप सर्च करते हैं, ठीक है। जी सर। अगर मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम कंपनी अगर मैं आपको कर दूं, कोई भी मैं जस्ट एक रैंडम कंपनी सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेकेंडली फर्स्ट देखिए, अब एक बंदा कंपनी अपना बिजनेस रन कर रहा होता है, थोड़ा बहुत तो उसको भी पता होता है, ठीक है, कि भाई मेरी कंपनी क्या कर रही है, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी उसका स्टेटस आ रहा होता है, ठीक है। सेकेंडली आपको ड्यू डेट भी बताई होती है, और इसके 3 महीने के बाद आपके पास फाइलिंग हिस्ट्री में मैं आपको एक आध कंपनी दिखा दूंगी जिसको नोटिस वगैरह आया होता है ना, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा होता है कि गजटेड स्ट्राइक ऑफ का आपके पास नोटिस आया होता है, ठीक है। तो एक बार आता है, दूसरी बार आता है, और तीसरी बार जो है ना वो फिर आपको मतलब आपको स्ट्राइक ऑफ जो थी ना वो इम्प्लीमेंट करते हैं ना। तो कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करना इतनी कोई बड़ी चीज नहीं होती है, ठीक है। 13 पाउंड उसकी फी होती है। तो इसकी वजह से ये आप देख भी रहे होंगे, इस कंपनी के 2 कंफर्मेशन स्टेटमेंट्स फाइल हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसकी वजह से तो मुबारक, आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल बिल्कुल अंडरस्टैंड कर ले, बिल्कुल इसको भी हम देख लेंगे, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ओके जी। एनीवन एल्स, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप अपना रेज हैंड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ये है कि हम फिर अपना लेक्चर भी फिर स्टार्ट करेंगे। जी फरमाएं, आपने हाथ खड़ा किया, नाम मेरे पास आपके डेल शो हो रहा है एक्चुअली। अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज मोहम्मद उवैस खानानी। जी अवैस साहब, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है सर? करम अल्लाह का, जी सर। जी सर, एक्चुअली बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीमा मेंबर हूँ मैं, और करंटली मैंने एमएससी फाइनेंस किया फ्रॉम एस्टन यूनिवर्सिटी यूके। करंटली आई एम लिविंग इन, परफेक्ट। और द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस कोर्स इज, क्योंकि एज इट वाज डिस्कस इन द लास्ट डेमो सेशन एज वेल, कि इन पाकिस्तान से बहुत सारे लोग दे ऑफरिंग देयर सर्विसेज, उसमें यूके क्लाइंट्स भी हैं, यूएसए क्लाइंट्स भी हैं। एंड आई वाज थिंकिंग कि जब पाकिस्तान से बैठ के ये काम किया जा सकता है तो यूके से बैठ के आई थिंक इट वुड बी एन एडेड एडवांटेज कि बंदा भी यूके में हो और अगर कंपनी में भी यूके में रजिस्टर्ड हो। तो मैंने अपनी एक अकाउंटेंसी फर्म यूके में जो है वो रजिस्टर करवा ली है, और एंड आई एम प्लानिंग के कुछ स्किल सेट उसमें ऐसा सीख लिया जाए ताकि वो सर्विसेज, क्योंकि ऑब्वियसली बंदा हायर करना उस स्किल सेट का पाकिस्तान से इट्स नॉट अ बिग डील, बट अगर आपको खुद वो चीजें आती होती हैं तो आई बिलीव कि इट इज ईजियर टू कन्विंस द क्लाइंट दैट यस वी नो द बिजनेस एंड वी नो हाउ टू वर्क इट। क्योंकि आप खुद एसीसीए से, तो आपको पता है एसीसीए और सीमा में तो बिगेस्ट डिफरेंस है वो है कि उसमें टैक्सेशन और ऑडिट की चीजें नहीं पढ़ाई जाती हमें सीमा के अंदर। इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो चीजें तो वी ऑलरेडी कवर इन दैट। तो सर ये जो 2 महीने का कोर्स है, एक तो थोड़ा सा मुझे प्लीज ये कंफ्यूजन थी कि क्या हम इसमें, आपने ये तो मेंशन किया था कि हम 90% या 95% उन चीजों को कवर कर रहे होंगे कि जो इस फील्ड के अंदर वुमन क्लाइंटेल की रिक्वायरमेंट है, बट इन टर्म्स ऑफ लॉज या बाकी जो चीजें होती है, क्योंकि ये एक्सटेंसिव सब्जेक्ट है टैक्सेशन अपने आप में, तो क्या हम वो 2 महीने में इस एक्सटेंसिविटी को कवर कर पाएंगे, और ये जो मेरा ऑब्जेक्टिव है क्या ये मुझे उसमें हेल्प आउट कर पाएगा? अच्छा जी अवैस साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो माशाल्लाह अच्छा लगा आपसे बात करके, सेकंडली कांग्रेट्स योर फर्म, एंड सेकंडली जहां तक बात है काम करने की, ठीक है। यूके में आप कह रहे काम करना बेहतर है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब आप चूंकि यूके में हैं तो आपको बेहतर पता है कि क्लाइंट एक्विजिशन में दे वांट यू टू बी इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है, ही और हर। वो चाहते हैं कि आप उसके सामने बैठे और आप उनसे फेस टू फेस चीज डील करें। एंड ऑब्वियसली एक नेचुरल फिनोमेना भी है कि आप क्लाइंट को कन्विंस बजाय वर्चुअली आप फिजिकली साम फेस टू फेस अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपने भी क्लाइंट हायर करना है, ठीक। अच्छा, अब जहां तक बात हो रही है, वैसे आप काइंडली जरा माइक अनम्यूट करता कि हम आपस में डिस्कशन भी करें इस चीज को लेके। जी सर। अच्छा, देखिए यहाँ पे
आपका जो मेजॉरिटी 99% क्लाइंट से सामना होगा ना, वो होंगे जिसे हम पाकिस्तान जुबान में बोलते हैं ना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक जी हो जी। क्या? आपका उनसे होगा, क्योंकि जो कॉर्पोरेट लेवल वाली कंपनीज होती है ना, ऑब्वियसली वो अपने बिग फोर्स के पास रहती हैं, ठीक है, बिग फोर्स बिग फाइव के साथ रहती हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स में होते हैं, या बल्कि जो बड़ी कंपनीज उनके तो मिलियन ऑफ पाउंड्स में रहते हैं, ठीक है। तो आपने जो प्रैक्टिस ओपन की है, ठीक है, इसमें आपके पास सारे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आएंगे। अगर मैं आपको रियलिटी में अगर वो चीज बताऊं, तो आपके पास जिस तरह के क्लाइंट्स आते हैं, प्रॉपर्टीज जो मैनेज करते हैं ज्यादातर वो आपके पास आते हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं जिनकी कैफेज, रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह होते हैं, इस तरह के क्लाइंट्स होते हैं आपके पास। कोई सोल ट्रेडर टाइप होता है, बार्बर्स हो गए, मीट शॉप्स वाले हो गए, कैश एंड कैरीज वाले हो गए, इस तरह के क्लाइंट्स आपके पास बहुत मिलेंगे, ठीक है। अब उनको चाहिए होती है वैल्यू एड सर्विस, ठीक है सर। उनको चाहिए कि मैंने आपको हायर किया है, तो आप मुझे अलिफ से लेके ये तक सारा कुछ करके दें, ठीक है सर। इवन के अभी जैसे पिछले हमारे भाई से बात हो रही थी, कंफर्मेशन स्टेटमेंट की बात की है, तो माशाल्लाह हमारे साथ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं ना, कि उनको कंफर्मेशन स्टेटमेंट के जब नोटिस भी आता है ना कि आपकी ड्यू हो रही है, तो वो भी भाग भाग के कॉल करता है, सर ये नोटिस आया HMRC की तरफ से, ये क्या चीज है, या कंपनी हाउस की तरफ से ये क्या चीज है। तो मतलब इस लेवल के आपके पास क्लाइंट मिलेंगे, ठीक है। हम इन हैसल से बचने के लिए सबसे पहले करते क्या है, जो कि आपको एज अ फर्म भी एक बेनिफिट होता है, आप क्या करते हो, आप उसकी कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज करा के अपनी फर्म का रख देते, ठीक है, ताकि HMRC, कंपनीज हाउस का कोई भी इस तरह का लेटर, नोटिस कुछ भी आए, तो डायरेक्टली आपके पास है, बिकॉज यू बेटर नो क्लाइंट के इतने दिल का जोर नहीं होता कि वो हर टाइम आपके साथ फोन पे रहे, ठीक है। और अगर वो हमारे यहाँ देसी बंदा हो, तो हमारे यहाँ तो ये समझते हैं कि भाई खरीद ले आपको एज अकाउंटेंट हायर करके। मेंटेलिटी है, आप इसको डिनाई करें ना करें, इट्स अप टू यू, बट जी यह है क्योंकि हमारा वास्ता पड़ा इनसे। तो उनके पास अगर कोई ऐसा वैसे नोटिस भी आया होता है जो कि वर्थ इट होता है, सोचने वाला, तो वो उसको भी बॉदर नहीं करता। कभी कभार ऐसी चीज को बॉदर करते कि आपको गया क्या है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एक ही वैल्यू एड सर्विस ये हो जाती है कि आप उसको जब अपना एड्रेस भेजते हो, तो हर फर्म जो होती है ना, वो क्लाइंट को इस एड्रेस के भी चार्ज करते ओके। हैं, 10 to 12 to 15 पाउंड अ मंथ चार्ज करते हैं, ठीक है। ये एक ये आपके पास वैल्यू ऐड आ जाती है। सेकेंडली, आपकी कोशिश होती है कि आप, अगर तो वो बुक कीपिंग खुद ही कर रहा है, ठीक है, तो आपकी कोशिश होती है कि आप उनको ट्रेन करें, और आप उनसे कहो कि मैं आपको मंथली मैनेजमेंट अकाउंट्स बना के दूंगा, ठीक है। अब आपने सबसे पहले उसको कन्विंस करना है कि वो सॉफ्टवेयर पे स्विच करे, जो कि 90% क्लाइंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कोई बुक, जीरो, फ्लाटिन का, मेनी ऑफ देम। तो आप उसको सॉफ्टवेयर की तरफ लाओगे, उसके बाद आप उसको ले जाओगे मैनेजमेंट अकाउंट की तरफ। अभी मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ जो, देखिए, अपने फर्म पैसे कमाने के लिए कमाई है ना आपने, कोई खुदाई खिदमतगार बनने के लिए तो बनाई नहीं है। तो अगर तो आप उससे बुक कीपिंग लेते हो, दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू, कि आप खुद ही उसको मैनेज करते हैं, बिकॉज अगर मैं आपको मिनिमम भी कहूँ, तो 100-120 पाउंड अ मंथ कहीं नहीं गए आपके, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट एंड डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स, कि आप उसको किस तरह से घेरते हैं, ठीक है। सारी सारी मुंह की गेम, आप किस तरह बंदे को कन्विंस कर सकते हैं। मैं आपको ऑन एवरेज बता रहा हूँ, 100 पाउंड तो कहीं नहीं गए। जो नॉर्मल से नॉर्मल क्लाइंट भी होता है, 100 अ मंथ कहीं नहीं जाता। अच्छा, अगर तो आप बुक कीपिंग उससे ले लेते हैं, दैट्स अ गुड पॉइंट फॉर यू, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग इनकम आपकी हो जाती है। लेट्स से वो कहते हैं मैंने बुक कीपिंग इन होम करनी है, मतलब अपने प्रेमिसेस में करनी है, आप मंथ एंड पे उसको रिव्यू करें, अगर वो वैट रजिस्टर है नहीं है, डजेंट मैटर, बट आप उसको ले जाओ, मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंट्स बना के दूंगा। मैनेजमेंट अकाउंट में क्या होता है सर, आपको मेरे ख्याल में अच्छे से पता होगा। मंथली रिपोर्ट सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करें, दो चार वेरिएंस एनालिसिस कर दे, यार आपकी ये चीज गिर रही है, इस पे थोड़ा फोकस करें, दो चार अपने पॉइंट्स डाल देंगे, आप अच्छे खासे 150 पाउंड वहां से कमा सकते हैं मंथली, आप मैनेजमेंट अकाउंट की चार्ज सकते हैं। अच्छा, दूसरा सिनेरियो इसमें ये होता है, आई एम सॉरी आपका थोड़ा टॉपिक लंबा है, मैं थोड़ा सा टाइम इस पे लूंगा, बट ये बाकियों के लिए बेनिफिशियल है। जी सर, अच्छा, असल ऑब्जेक्टिव भी यही है सर कि आपके इनसाइट्स को मिले। क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्ट 7.5-8 साल हो रहे हैं
इन्हीं में घूम रहे, तो जो कुछ मैंने देखा है वो सारा कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, अब अगर बात आती है क्लाइंट मैनेजमेंट अकाउंट पे भी नहीं मान रहा, ठीक है। अब देखिए, आपने पैसे कमाने हैं, अब आपने उसको कहीं ना कहीं से तो घेरना है, ठीक है। अगर तो वो वैट रजिस्टर्ड है, ठीक है, देन बुक कीपिंग भी वो आपको नहीं दे रहा, तो आप वैट बनाने के उससे पैसे लेंगे, ठीक है। वैट बुक कीपिंग उसने की है, आप कहोगे मैं इसको डिटेल रिव्यू करूंगा, आपको उसके मैं क्वार्टरली अकाउंट्स प्रोवाइड करूंगा और मैं आपकी वैट रिटर्न सबमिट करूंगा, ठीक है। और जब एक बंदे ने बुक कीपिंग की हुई है, वैट रिव्यू करने में क्या जाता है, आपने सिर्फ टैक्स रेट्स देखने हैं, उसने टैक्स रेट्स सही अप्लाई किए हैं या नहीं, बाकी वैट रिटर्न तैयार बनी बनाई है, आपने वहीं से वन क्लिक पे एचएमआरसी को सबमिट हो जाए, ठीक है। ऐसा ही। ये हो गई। तो आपने सबसे पहले क्लाइंट को घेरना है बुक कीपिंग के लिए। जितनी आपके पास बुक कीपिंग होगी, उतना ही आप अर्न करेंगे, पैसे आपकी बुक कीपिंग से ज्यादा बनेंगे, क्योंकि एक बार आपने क्लाइंट की बुक कीपिंग ले ली, तो अगर तो वैट रजिस्टर है, तो आप क्वार्टरली उसको वैट भी कराओगे, ठीक है, और उसकी भी आप चार्जेस लोगे। सेकेंडली, 4 क्वार्टर्स आपने पूरे कर दे, ईयर एंड हो गए। अब ऐसा तो मेरे ख्याल में हो नहीं सकता कि एक बंदा बुक कीपिंग आपकी फर्म करे और वो अकाउंट्स किसी और से बनाए। 99.9% केसेस में वो आपसे अकाउंट्स भी बनाएगा। अब जब वो एनुअल अकाउंट्स बना रहा है, तो बुक कीपिंग आपने खुद ही की हुई है। अगर आपने खुद ही नहीं की, आपने रिव्यू की हुई, मैनेजमेंट अकाउंट्स बनाए हुए हैं, अगर वो भी नहीं बने, वैट रिटर्न्स आपने बनाई हुई है, तो आपके पास सब कुछ बना हुआ है सॉफ्टवेयर में। आपने रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी, थोड़े बहुत कंट्रोल अकाउंट्स बैलेंस शीट के बनाने हैं, जो देखने वाली चीजें होती है बैलेंस शीट की, एचएमआरसी की पेमेंट्स, फलाना ढिमका, ये चीजें देखनी है। अकाउंट्स बना के अपने कंपनी हाउस को सबमिट कर दी। अच्छा, जब कंपनी हाउस को अकाउंट सबमिट कर दे, तो अल्टीमेटली साथ आपने कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न भी बनानी है। अब कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न में आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई कौन कौन सा मेरे अलाउेबल एक्सपेंसेस, कौन सा मेरे डिसअलाउड चीजें हैं। मेजोरिटी अगर मैं ब्रॉड व्यू में आपको देखूं, तो एंटरटेनमेंट होती है, वो हम डिसअलाउड करते हैं। अगर कोई इंटरेस्ट इनकम हमारी, वो डिसअलाउड करता है, और सबसे मेजर होती है डेप्रिसिएशन, जो कि कॉमनली यूज्ड होती है, ठीक है। ये आपने डिसअलाउड करनी है, और आपकी कॉर्पोरेशन रिटर्न बन चुकी है, ठीक है। ये आपने सबमिट कर दिया। अब जब एक कंपनी ने आपसे अपनी बुक कीपिंग भी करा ली, वैट भी करवा लिया, अकाउंट्स भी बना लिए, सिटी 600 भी बना लिया, तो एंड पे आपसे कहेगा यार हम 3-4 डायरेक्टर्स हैं, या 2-3 डायरेक्टर्स हैं, फ्लाई एम्प्लॉइज हैं, इनकी टैक्स रिटर्न भी बना दो। अब डायरेक्टर रिटर्न में क्या होती है सर, वो अगर कंपनी से सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं, तो अब उसकी टैक्स रिटर्न में सैलरी आ जानी है। और अगर वो डायरेक्टर शेयर होल्डर भी है, तो क्या डिविडेंड भी उसने लिए होंगे, अगर वो प्रॉफिटेबल है। नॉर्मली क्लाइंट की डिमांड क्या होती है, हमारे क्लाइंट्स की, टैक्स नहीं बनना चाहिए। सही है, टैक्स जब नहीं बनेगा तो मतलब प्रॉफिट नहीं है, जब प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड भी नहीं है, ऐसा ही है। ठीक है। तो डायरेक्टर रिटर्न जो होती है, नॉर्मली 80% केसेस में सिर्फ एम्प्लॉयमेंट होती है, या कुछ एक में जो है ना डिविडेंड्स आ जाता है। डायरेक्टर रिटर्न भी बन गए, 150-200 पाउंड आपने उसके छाप दी। तो आपने जिस क्लाइंट को घेरना है, जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा क्लाइंट एक चीज के लिए आए। वो क्या कहते हैं ना, अगर वो कह रहे बुक कीपिंग मैंने खुद ही करना, आपने इतनी कंप्लेंट्स करनी, यार ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, भाई आप कर लो, आप ज्यादा मुझसे बेहतर समझते हो। तो आपने क्लाइंट को इस तरह घेरना है। टैक्स रिटर्न भी आपके पास है, तो आप, और अगर एक नया बंदा आया ना, ये नए बंदे को हायर कर, तो आपने उसको एक स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं हायर करना। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप ईच एंड एवरीथिंग सर्विसेज को दो, फ्रॉम बुक कीपिंग टू पर्सनल टैक्स रिटर्न, जो मैंने आपको सीक्वेंस समझाई है ना सारी, ईच एंड एवरीथिंग आपको उसको लाना होगा। तो हमारे पास ऑन एवरेज मिनिमम अगर मैं आपको बताऊं ना, तो हम फर्म्स जो होती हैं, ये इस सारी चीज का एक होल पैकेज प्रोवाइड करते हैं। हर एक चीज को सेग्रीगेट करके नहीं बताते कि इस चीज के इतने पैसे, इस चीज के इतने, इस चीज के इतने, नहीं। हम कहते हैं अगर मैं आपकी बुक कीपिंग भी करूं, मैं आपके अकाउंट्स भी बनाऊं, आपकी वैट रिटर्न भी करूं, आपके अकाउंट सबमिशन भी करूं, कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न भी बनाऊं, और पर्सनल टैक्स रिटर्न भी डायरेक्टर्स की बनाऊं, तो आप मुझे जितने में आपकी बात बन के 150, 200, 300, 250 पर मंथ आप डायरेक्ट डेबिट लगा देते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट साइज, आपको बेहतर पता है इसको मैंने, और हमारे आई एम सॉरी टू से, लेकिन हमारे देसी जुबान में होता है ना, जैसा मुंह वैसी चपेड़। तो आपको जितना लगता है ना कि इससे कितना निकल सकता है ना, तो आपने इस हिसाब से, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है, अगर आप उसको कहोगे यार 2-2,500 पाउंड आपके एनुअल लगेंगे, ओके, ओए 2-2,500 मैं कमाता क्यों जो मैं 2-2,500 आपको दे, तो आप कहोगे हर महीने 150-200 पाउंड जो है आप मुझे हर महीने देंगे, डायरेक्ट डेबिट लगा देंगे, ठीक है। वो उसके अकाउंट से फर्स्ट
डायरेक्टली डिडक्ट होके आपके अकाउंट में आ जाया करेंगे। लेकिन इस 150-200 जो आप मंथली उससे ले रहे हो, इसमें ईच एंड एवरीथिंग फिर इंक्लूड होगा आपका, फ्रॉम बुक कीपिंग टू लेके उसके सेल्फ असेसमेंट तक पूरा पैकेज आप देंगे। ठीक हो गया सर? ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नो वरीज। अच्छा, अच्छा चले आते हैं, आज हम थोड़ा सा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मेरी एक सीक्वेंस जो है, जो मुझे लगता है कि बेहतर है, वो ज्यादा बेहतर है करवाने में, आप लोग की भी अंडरस्टैंडिंग सही होगी, क्योंकि एक बिल्डिंग ब्लॉक आपका बनता जाता है ना, कि आप एक स्टार्ट से एक चीज देखेंगे, देन उसके ऊपर जो डिफिकल्टी लेवल आता है वो आपके लिए इजी होता रहता है। मेरा मकसद ये होता है कि मैं आप लोग को पहले इंडिविजुअल से पढ़ाऊं, कि इंडिविजुअल पर मतलब पर्सनल टैक्स रिटर्न से एक इंडिविजुअल की किस किस तरह की इनकम्स हो सकती हैं, और उन उसकी टैक्स रिटर्न कैसे प्रिपेयर होती है। ठीक हो क्या? अब इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न की बेस पर, जब उसमें आप ईच एंड एवरीथिंग हम देख लेंगे, उसमें हम उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम देख लेंगे, रेंटल इनकम देख लेंगे, उसकी सोल ट्रेड इनकम देख लेंगे, डिविडेंड इनकम देख लेंगे, सेविंग इनकम देख लेंगे, पार्टनरशिप देख लेंगे, ये सारी चीजें देख लेंगे। देन उसके बाद मैं आप लोग को लाऊंगा कॉर्पोरेशन टैक्स की तरफ, मतलब कंपनीज की तरफ। अब कंपनीज की तरफ मैं पहले क्यों नहीं आ रहा हूं, उसकी एक रीजन ये है कि जब हम इंडिविजुअल में सोल ट्रेडर पढ़ते हैं, ठीक है, और उसका हम प्रैक्टिस करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉज, जो टैक्स रेट्स, फ्लैट का ईच एंड एवरीथिंग हम करेंगे। उसके बाद जब हम कंपनीज का देखेंगे ना, तो अगर आप नेचर वाइज देखें ना, तो एक इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई मेरी कंसल्टेंसी फर्म है, ठीक हो क्या, मैंने उसको एज ए कंपनी रजिस्टर नहीं कराया, मेरे मैं एज ए सोल ट्रेड काम कर रहा हूँ, और हमारे साथ जो अवैस भाई थे, उन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर कराई हुई है। अब वो भी एक अकाउंटेंसी फर्म में सर्विसेज प्रोवाइड करे, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं भी वही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। हम दोनों के नेचर ऑफ वर्क में फर्क, डिफरेंस कोई नहीं है। जिस तरह की सेल्स उनकी आनी है, मेरी भी उस तरह की होनी, जिस तरह के एक्सपेंसेस उनके होने हैं, एक्सपेंसेस मेरे भी उस तरह के होने हैं, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस हमारा सेम है। लेकिन फेस वैल्यू पे अगर देखें तो एक लिमिटेड कंपनी है, और मैं इंडिविजुअल हूं। तो जब मैं इंडिविजुअल से कंपनीज की तरफ आपको ले जाऊंगा, तो जैसे मैंने आपको कहा कि नेचर ऑफ बिजनेस हमारा सेम है, तो कंपनीज के सिनेरियोज में हमारे 70 टू 80% रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना, वो वही अप्लाई होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल के लिए। तो अगर हम इंडिविजुअल को पहले कवर कर लेंगे, तो आपको कंपनीज को अंडरस्टैंड करना इजी होगा। जैसे मैंने आपको कहा 70 टू 80% इजीली सारा कुछ आपको वही देखने को मिलेगा। और जब आपकी एक बेस बनी होगी, क्योंकि पहले आप इंडिविजुअल में पढ़ लोगे, फिर कंपनीज में मैं आपको दोबारा वो चीज रिपीट कराऊंगा, आपकी ये रिवीजन भी हो जाएगी, देन उसके ऊपर अगर आपको मैं एडिशनल कोई चीजें करवाऊंगा, देन आपकी एक बेस बनी होगी, एंड आप वो डिफिकल्ट चीजों को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है? तो मेरी लॉजिक ये है इस तरह कराने, इस सीक्वेंस से कराने की। अच्छा, थर्ड पे मैं वैट को क्यों रखा होता है मैंने, थर्ड नंबर पे मैं वैट को इसलिए कर रखता हूं, ताकि अब वैट ऐसी चीज है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में अगर आप देखिए होता है सेल्स टैक्स होता है। ठीक हो गया? अब सेल्स टैक्स जो है, वो कंपनीज पे भी अप्लाई होता है। अब अगर मैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मुझे पाकिस्तानी टैक्स का नहीं पता, लेकिन अगर मैं यूके की बात करूं, तो वैट जो है वो एक इंडिविजुअल सोल ट्रेडर पे भी अप्लाई हो सकता है, और एक कंपनी पे भी अप्लाई हो सकता है, इफ दे आर वैट रजिस्टर्ड। सेल्स टैक्स के लिए अगर वो रजिस्टर्ड है, तो वो इंडिविजुअल के लिए भी है, कंपनीज के लिए भी है। उसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे, जरूर देखेंगे, क्योंकि हमारा इंटायरली एक क्या 20% 25% हमारे कोर्स का एरिया वो कवर करता है, तो उसको हम बहुत अच्छे डिटेल से देखते हैं। और जिस तरह मैंने अभी अवैस भाई से भी बात हो रही थी कि वो हमारा एक कोर एरिया होता है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, तो जाहिर बात है उसमें मेरा फोकस ज्यादा होता है। तो मैं वैट को थर्ड नंबर पे इसलिए रखता हूँ, क्योंकि आपने इंडिविजुअल पढ़ा हुआ है, आपने कंपनीज पढ़ा हुआ है, आपको दोनों की अंडरस्टैंडिंग का पता है, उस पे वैट सेल्स टैक्स कैसे अप्लाई होता है, देन आप उसको अंडरस्टैंड इजीली कर लेते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ ना कंपनीज पे इस तरह वैट लगता है, ये होता है, फ्लैट टाइम का होता है, आप कहोगे यार मैंने कंपनीज देखी ही नहीं है, कंपनीज में होता क्या है, तो मैं उस पर टैक्स कहाँ से लगाना लगाना शुरू कर दूं। अगर मेरे को एक इंडिविजुअल वो बिजनेस कर रहा हो, टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है, सही है, उसका रिवर्स चार्ज लग रहा है, फलां लग रहा है, ढिमका लग रहा है,
तो उसकी इस तरह वैट रिटर्न बना के आपका यार मैंने तो इंडिविजुअल को देखा ही नहीं है अभी तक कि इंडिविजुअल क्या करता है, उसकी टैक्सेबल सप्लाई किस तरह बन सकती है, उसके बिज़नेस क्या हो सकते हैं, उसके बिज़नेस की किस तरह की मतलब अ, हम रिपोर्टिंग किस तरह करते हैं। तो आप वैट को अगर मैं वैट को स्टार्ट में करूँ तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। इसलिए सीक्वेंस मेरी इसलिए मैंने ये सीक्वेंस रखी ताकि हम जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे जाते जाएँ, हमारा डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ता जाए और हमारे पीछे बेस भी बनती जाए। तो मेरा ये होता है। अच्छा, कंपनी सेक्रेटेरियल को मैंने एंड पे रखा होता है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको साथ-साथ कंपनी सेक्रेटेरियल की चीज़ें भी बताता रहूँ और एंड पे मैं आपको दोबारा से वो चीज़ें रिवाइज़ भी करूँ और डिटेल में हमारी 1-2 क्लासेस जो होती है ना कंपनी सेक्रेटेरियल से रिलेटेड होती है। जिस तरह अगर हम देखें अगर इंडिविजुअल को अगर टैक्सेस के लिए रजिस्टर करना है, कैसे करना होता है, कंपनीज़ बनानी हो, कैसे बनाते हैं आप? अगर एक बंदे को वैट रजिस्टर करना है, कैसे करना है? कन्फर्मेशन स्टेटमेंट्स वगैरह ये सारी ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, ये हम ड्यूरिंग द लेक्चर्स भी हम इसको देख रहे होते हैं और एंड पे हमने उसके अलग सेगमेंट भी रखा होता है। अच्छा, अब जहाँ तक बात है हमारी इंडिविजुअल की, जो है जहाँ से हमने स्टार्ट करना है इंडिविजुअल टैक्सेस की, तो इंडिविजुअल टैक्सेस में हमने देखना क्या है कि एक वो इंडिविजुअल उसकी किस-किस तरह की इनकम्स हो सकती हैं। अच्छा, अब जो यूके में बंदा रह रहा है ना, वो कोई आसमानी मखलूक नहीं है, वो भी आप मेरे जैसा इंसान है, जो अ, रहने-सहने के लिए जो कारोबार आप करते हो या जो काम आप करते हो, बाहर भी वही करते हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि यार वो कोई फरिश्ते हैं या उनके कोई अलग हिसाब-किताब होते हैं, जो यहाँ पाकिस्तान में होता है, यूके में भी वही होता है। यहाँ पे लोग रेहड़ी लगाते हैं, वहाँ पे फूड कार्ट लगाते हैं, ठीक है? बनाम फ़र्क होती है, ठीक है ना? यहाँ पे हमारे यहाँ नाई होते हैं, वहाँ पे बार्बर शॉप होती है। यहाँ पे कसाई की दुकान होती है, वहाँ पे मीट शॉप होती है। नाम का फ़र्क है अंग्रेज़ी का, बाकी काम जो यहाँ पाकिस्तान में हो रहा था ना, वहाँ पे भी सारा वही हो रहा होता। तो ऐसी कोई अनोखी चीज़ नहीं है उधर। तो यहाँ पे मैं मोहम्मद वकास अगर मैं रहने-सहने के लिए ज़ाहिर बात मैं कोई ना कोई काम तो करूँगा। क्या काम करूँगा? अगर मैं आपको पाकिस्तान की बताऊँ तो मेरे ख़्याल में 70-80% लोग हमारे यहाँ जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, सैलरी लेते हैं, उसपे अपना गुज़ार-बसर करते हैं। अब पाकिस्तान में सैलरीज़ के अलग टैक्सेज़ हैं, यूके में थोड़े-से डिफरेंट हैं। आल्दो अगर हम देखा जाए तो अब मैंने चूँकि मुझे पाकिस्तानी टैक्सेस की इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो सरसर मेरे माइंड में है चीज़ें, हमने ये सुना है कि पाकिस्तानी टैक्स भी यूके से इनहेरिटेड है। तो आपको सिमिलैरिटीज़ काफ़ी चीज़ों में नज़र आ सकती है। लेकिन ज़ाहिर बात मेरी नज़र में ये नहीं कि मैं यूके टैक्सेशन पढ़ा रहा हूँ, मेरे कोई चाचा-माया के मामू के पुत्र नहीं लगते ये यूके वाले। लेकिन जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है they have a very precise, very well equipped टैक्स बेस है उनकी, ठीक है ना? उनके टैक्सेस बहुत क्लियर कट हैं, उसमें ऐसे कोई इल्यूजन्स नहीं है कि आपको समझ ना आए। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स हैं उनके, स्ट्रेट फॉरवर्ड रेट्स हैं। मतलब आप इंशाल्लाह आप साथ रहेंगे आप लोग को ऐसी कोई चीज़ नहीं हो कि आप कहोगे यार ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। हाँ, लेकिन अब एक चीज़ पे अगर मैं कहता हूँ इस पे इतने परसेंट टैक्स लगता है। अब अगर आप मुझे पूछेंगे कि यार ये रेट 20% टैक्स क्यों लग रहा है? अब उसका जवाब मेरे पास भी नहीं है क्योंकि वो एक रूल है, एक लॉ है। अब जिस तरह पाकिस्तान में अगर हम कहें ना कि आपकी अगर एनुअल सैलरी जो है ना अगर 6 लाख है तो वो एग्ज़ेम्प्ट है, ठीक है? क्यों एग्ज़ेम्प्ट है? भई लॉ है। अब पाकिस्तान में ये कंसिडर किया जाता है कि भई इतनी बेसिक इनकम एक इंडिविजुअल को चाहिए ताकि वो अपना गुज़र-बसर कर सके, ठीक है? अब उसके ऊपर जब आप इनकम कमाते हो उस पे आपसे टैक्स काटा जाता है। अब यूके में भी ऐसे है, अगर हम बात करें टैक्स ईयर 2022-23 की जो कि हमारा स्टार्ट होता है 6th ऑफ अप्रैल 2022 से 5th ऑफ अप्रैल 2023 तक, ठीक है? अब पाकिस्तानी टैक्स का मैंने आपको कहा कि सैलरी में अगर आपकी 6 लाख एनुअल सैलरी है मतलब अगर आपकी 50,000 मंथली सैलरी है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना उस पे। इसी तरह यूके में अगर आपकी एनुअल एक इंडिविजुअल की सैलरी है या सोल ट्रेड इनकम है या रेंटल इनकम है, कोई भी है, अगर वो 12,570 पाउंड्स है, 12,570 पाउंड्स है, तो वो एग्ज़ेम्प्ट है। अब उसके ऊपर जो इनकम आएगी ना, वो टैक्सेबल है लेकिन कितनी? 20% और वो है जनाब आपकी 37,700 तक उसकी लिमिट है और उससे जो ऊपर की इनकम है 1,50,000 पाउंड तक, वो जनाब 40% टैक्सेबल है।
और अगर आपकी इनकम 1.5 लाख पाउंड से अबव जाती है, तो वो अबव वाली इनकम पे 45% टैक्स लगता है। अच्छा खासा टैक्स लगता है। अच्छा, अब जिस तरह अगर मैं आपको कंपैरिजन में पाकिस्तानी टैक्स बताऊं सैलरीज का, एक सैलरीड पर्सन का, तो वो होता है जनाब 6 लाख तक आपको एग्जाम्प्ट है। फिर 6 लाख से 12 लाख तक की आपकी जो इनकम होती है वो आई थिंक 2.5% टैक्सेबल होती है। फिर 12 लाख से 24 लाख तक की इनकम जो है ना वो 12.5% टैक्सेबल होती है। तो इस तरह स्लैब्स होते हैं, तो इस तरह यूके के भी अपने स्लैब्स हैं। अच्छा, ऐसे करे एक बंदा वॉलंटरी अपना हाथ रेस करे, मैं थोड़ी सी कुछ चीजें उनसे पूछना चाहता हूँ। कोई एनीवन? वरना फिर मैं ना खुद ही कॉल करूंगा। अच्छा ऐसा करे अवैस भाई, जरा आप आए ना हमारे साथ, थोड़ी गपशप लगाए, हमें थोड़ी कुछ चीजें बताएं आप। जी सर, सॉरी, मैं हैंड रेस करने ही वाला था। अच्छा। जी। अच्छा सर, अगर आप हमें थोड़ा बताएं कि मैं आपसे नॉलेज बेस्ड कुछ नहीं पूछ रहा, मैं आपसे जनरल एक पर्सपेक्टिव पूछ रहा हूँ। एक इंडिविजुअल जो है वो कमाने के लिए उसकी कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं आपके ख्याल में? और इंडिविजुअल सर, अगर वो सैलरी पे है तो ऑब्वियसली सैलरी इनकम होगी। और उसके अलावा सैलरी पे अगर है भी तब भी वो अपने अपने सर मुझे लिखने भी दें ना वैस भाई, लिखने भी दें ना मुझे। सॉरी। अच्छा, जी। सैलरी हो सकती है, और क्या हो सकती है? जी, अगर उसने सेविंग्स इन्वेस्ट की हुई है तो उस पे वो इंटरेस्ट जो आता है सेविंग्स से। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम। जी। हाँ, और क्या हो सकता उसके अलावा अगर उसने कहीं पे शेयर्स लिए हुए हैं तो उसका डिविडेंड हो सकता है। है? डिविडेंड्स हो सकते हैं। उसके अलावा अगर उसने ज्यादा ही सेविंग करके कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले ली तो उसका रेंटल हो सकता है। रेंटल इनकम हो सकती है। हम्म, कोई कारोबार भी तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हम इसको अगर सोल ट्रेड बोल लें या स्लैश सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोल लें। बिल्कुल, इस अच्छा, तर्ज पे पार्टनरशिप भी हो सकती है। पार्टनरशिप भी हो सकती है। कैपिटल गेन भी हो सकता है। कैपिटल गेन आपने बता तो दिया, अब जरा समझा भी दी कैपिटल गेन्स होते हैं सर। कैपिटल गेन जो आपके फिक्स एसेट्स, अगर लेट से आपने एक शेयर परचेज किया था 10 पाउंड्स ईच शेयर, उसकी वैल्यू बढ़ गई, आपने जब वो सेल किया तो वो 12 पाउंड्स ईच शेयर पे बेचा तो आपको 2 पाउंड्स का जो है वो उसके ऊपर कैपिटल गेन हो गया। या फिर कोई फिक्स इनकम, फिक्स एसेट इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी आपके पास थी, जो बाइंग सेलिंग का जो डिफरेंस है, अगर उस पर आपको गेन हुआ तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। अच्छा, कुछ और भी हो सकता है सर? कैपिटल गेन। नहीं, कैपिटल गेन्स के अलावा वो तो होगी ही ना कि कैपिटल गेन्स मैं भी होते उसी हैं। को सबको रिव्यू कर रहा था। जी, और कोई सोर्सेज ऑफ इनकम हमारे और क्या हो सकते हैं? फॉरेन इनकम भी हो सकती है। जी, फॉरेन। फॉरेन इनकम भी हमारी हो सकती है। तो मतलब अगर एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, हम एज अ पाकिस्तानी अगर देखें, तो मेरे ख्याल में यही कुछ सोर्सेज ऑफ इनकम होती है। अच्छा, हमारे कुछ भाई जो है ना वो फ्रीलांसिंग वगैरह को जिक्र कर रहे हैं। अब फ्रीलांसिंग जो है ना ब्रदर, वो आपकी इसमें कवर हो जाती है, ठीक है? फ्रीलांसिंग अगर तो आपने एज अ कंपनी खुद को रजिस्टर नहीं किया हुआ, ठीक है, अगर आप एज अ इंडिविजुअल कर रहे हैं, तो वो आपकी सोल ट्रेड, क्योंकि आपका अपना वो एक बिजनेस है, ठीक है? क्योंकि ना आपको सैलरी मिल रही है ना कुछ, आप काम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपको इनकम आ रही है, जो कि फिक्स्ड नहीं है, जो कि वेरी करती है। क्योंकि अगर आप सैलरीज देखें तो सैलरीज वो जॉब के जुमरे में फ्रीलांसिंग आप उसको नहीं ला सकते, क्योंकि एक जनरल पर्सपेक्टिव अगर बताया जाए तो सैलरीज नॉर्मली फिक्स होती है। लेकिन अगर आप फ्रीलांस इनकम का है तो आप क्या कहते हैं, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, वो वाला हिसाब किताब होता है। किसी महीने अच्छी दिहाड़ी लग जाती है, किसी महीने पर खैर खैरियत होती है। तो वो आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ही कवर हो जाती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से मतलब वो है कि हर वो कारोबार, हर वो बिजनेस जो आप कर रहे हैं, लेकिन वो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है।
वो आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ जाती है, ठीक है। बेशक अगर आपने रेडी लगाई हुई है उससे लेकर, अगर आपने कोई कंपनी क्या कहते हैं ना, एक कंसल्टेंसी फर्म या इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करी, कोई भी द बिजनेस यू नेम इट, वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, वो आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या सोल ट्रेडर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और आपके टैक्स रेट्स भी उसके मुताबिक उस पे लगेंगे। अच्छा सर, ये तो हमने बात कर ली कि हमारे पास ये सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। अब अगर कोई ऐसा बंदा जिसको पाकिस्तानी टैक्सेस की नो हाउ हो, उनको थोड़ा आइडिया हो, तो काइंडली वो अपना हाथ रेस करें। नहीं, टेक्निकल कोई चीज नहीं पूछनी, वैसे एक जनरल एक चीज आप लोगों से पूछनी है। जी हारून इलाही साहब। जी हारून साहब, माइक अपना म्यूट कीजिएगा सर। ओके, चले अब्दुल अजीज, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अजीज साहब कैसे हैं? ठीक ठाक सर। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं तो फिलहाल अभी अकाउंट्स की जॉब कर रहा हूँ, लेकिन कंप्यूटराइज तो नहीं, मैनुअल हम्म, अकाउंट्स ही कर रहा हूँ। लेकिन उसमें हम टैक्सेस से रिलेटेड जो इश्यूज वगैरह हमें आते हैं हम वो भी रिजॉल्व करते हैं। जैसे ऑडिट वगैरह जो आ जाता है सालाना या 2 साल बाद ऑडिट्स आते हैं, अपनी हमारी सेल्स के ऊपर जो हमारा टैक्स होता है वो आता है। मंथली टैक्सेस वगैरह 10% टाइप वो भी हम पे करते हैं। एनुअली टैक्स जो होते हैं 1% से ले, पहले 1% होता था, वो बिल के साथ ही आते थे, लेकिन अब मुख्तलिफ रेट परसेंटेजेस हैं, वो भी हम अच्छा डील करते हैं। अच्छा, आपने कभी एक इंडिविजुअल, क्योंकि हम अब इस वक्त एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको कोई आइडिया है कि इंडिविजुअल की के टैक्सेस कैसे होते हैं? नहीं, इंडिविजुअल्स के बारे में तो मैं कुछ क्लियरली नहीं कह सकता, क्योंकि सर इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इंडिविजुअली, चल चल, क्योंकि मैं सो घर में नो कर रहा हूँ ना, इसलिए। डन। मैं असल में ये पूछना चाह रहा था कि एफबीआर से रिलेटेड, में कुछ पोर्टल के रिलेटेड पूछना चाह रहा था। एनीवन एल्स, किसको अगर आइडिया तो प्लीज आप रेज हैंड योर हैंड, नहीं तो फिर मैं खुद ही शुरू हो जाऊंगा। जी कैस मोहम्मद। जी सर, एफबीआर का काम मैं करता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा सर, अब बात ऐसी है ना कि मैं आपके पास आया हूँ कि सर मैं जॉब करता हूँ, तो मैंने मुझसे टैक्सेस कटते हैं, तो काइंडली जरा मुझे बता दे टैक्स रिटर्न जमा कराने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। सर सबसे पहले तो आप हमें यहाँ पर एक यूजर अपना आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे। अब उसके मैं बाद में पहली आपकी बार टैक्स सैलरी रिटर्न की, बना रहा हूँ सर। आप अपनी टैक्स खुद बता रहे हैं। सैलरी आपकी डिटेल्स चाहिए होगी, सैलरी स्लिप चाहिए होगी उसके लिए। और ठीक है। साथ में जो है, अगर सैलरी स्लिप यहाँ पर बार बार नहीं मिल रही होती तो उनके पास एक सैलरी सर्टिफिकेट होता है, अगर प्राइवेट ठीक एम्प्लॉई है। हैं तो उस सैलरी ठीक है। सर्टिफिकेट की बेस पर भी हम लोग सैलरी रिटर्न बनाते हैं। इसके अलावा हम उनके अच्छा। एक्सपेंसेस की डिटेल्स में, यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह से यहाँ पर लोग डरते हैं डेटा देने वरना, तो जी। फिर उसके लिए हम उनसे उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल और मोबाइल के जो सर्टिफिकेट है वो भी ले लेते हैं। अच्छा, अब आपने तो तो ये बता दी है इससे कि मैं आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, अब मेरे टैक्स रिटर्न बना रहे हैं, लेकिन मैं तो टैक्स के लिए रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ, फिर क्या करूँ? हाँ सर, फिर हम आपका एनटीएन जनरेट करते हैं। वो आयरिश अच्छा, की एंटी साइट पे एंजल। जाके करते हैं जो, तो वो सेम डे हो जाता है। अच्छा चले, थैंक यू सो मच सर, मैं यहीं पे आपको लाना चाह रहा था। अब हमने बात तो कर ली है कि हम टैक्सेस, एक एक इंडिविजुअल है उसके हमने टैक्सेस तो बनाने हैं, लेकिन उसके लिए उस बंदे का पहले टैक्स रजिस्टर भी होना जरूरी है। जिस तरह अगर हम देखें, पाकिस्तान में आपको एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है, और आपका एक एनटीएन नंबर होता है, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान की बारे, तो पाकिस्तान में आपके पास एनटीएन होता है। तो यूके में कोई अलग चीज होती ही नहीं है। यूके में अगर आप कोई टैक्सेबल इनकम आपकी आ रही है, तो वो भी अपने गवर्नमेंट को शो करनी होती है। अगर मैं पाकिस्तान में बात करूं, तो जो टैक्स बॉडी है वो है एफबीआर, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू।
तो अगर यूके में बात करूं तो वो बनता है HMRC। अभी तो हेज हो गया, हेज मेजेस्टिक रेवेन्यू एंड कस्टम HMRC से बनता है। अच्छा, अब जिस तरह पाकिस्तान में आपको एफबीआर के साथ रजिस्टर होना पड़ता है, आपको एक यूनिक नंबर प्रोवाइड किया जाता है जिसकी बेस पे आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, और उसकी बेस पे उसके जरिए आप अपने पोर्टल पे जाते हैं और आप अपनी टैक्सेस जमा कराते हैं। तो यूके में भी अगर एक इंडिविजुअल है और वो यूके के टैक्सेस के लिए अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो वो क्या करता है, उसने सबसे पहले HMRC के साथ खुद को टैक्स रजिस्टर होना पड़ता है। ठीक है, जिस तरह मैंने पाकिस्तान में कहा NTN उसका बनता है, इस तरह यूके में उसका बनता है UTR। ठीक है, एब्रिविएशन में लिख देता हूँ, यूनिक टैक्स रेफरेंस। यार मेरे स्पेलिंग्स के लिए मुझे माजरत, ठीक है जी, हमारी स्पेलिंग्स बड़ी हिली हुई होती है। अच्छा, तो यूटीआर से क्या बनता है, यूनिक टैक्स रेफरेंस। ठीक है, 10 डिजिट्स का आपको कोड प्रोवाइड किया जाता है, वो आपकी एक आइडेंटिटी होती है। अच्छा, जिस तरह आपने पाकिस्तान की बात की, भाई पाकिस्तान में आप एफबीआर के साथ रजिस्टर होते हैं, इस तरह यूके में जब आप रजिस्टर होते हो, ये सारी चीजें मैं आपको करके भी बताऊंगा, उसके आप टेंशन ना लें, लेकिन मैं जस्ट आपको एक फ्लेवर देना चाह रहा हूँ कि भाई होती कैसी चीज। अच्छा, अब यूटीआर के लिए आपको सबसे पहले चाहिए क्या होता है, ठीक है, हमारे पास एक फॉर्म होता है SA1 फॉर्म। SA स्टैंड फॉर सेल्फ असेसमेंट। इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न को यूके में कहते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न। ठीक हो गया, तो आपके पास एक फॉर्म होता है, मैं आपको फॉर्म यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। हम्म, ये एक फॉर्म होता है, ये आपने HMRC को सबमिट करना होता है। जी वैसा। जी सर, मैं पूछना ये चाह रहा था कि जिस तरीके से आपने कहा कि यूनिक टैक्स रेफरेंस और जो नंबर लेने के लिए जो फॉर्म यूज होता है दैट इज SA1 फॉर्म, जिसका फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट फॉर्म। तो क्योंकि सेल्फ असेसमेंट जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो मोर ऑफ इंडिविजुअल्स के पर्सपेक्टिव में यूज की जाती है, तो जो कंपनीज का यूटीआर होता है उसके लिए कोई डिफरेंट फॉर्म होता है? तो वो कंपनीज की तरफ आ जाएगी तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वो सेकंड अब फेज पे ये पूरा हाँ, सेटअप। वो सॉरी। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ना, हम एक इंडिविजुअल को देख रहे हैं तो हम चीजों को फिलहाल इंडिविजुअल तक ही रखें, तो ताकि मिक्सअप ना हो, क्योंकि एक मुझे लगता है कि आप कंफ्यूजन हो जाती है, शायद आप क्लियर हो, 10 बंदों को समझ आए लेकिन शायद बाकी 10 को उस तरह समझ ना आए। तो मैं जस्ट फिलहाल खुद को स्टिक रखना चाह रहा हूँ एक इंडिविजुअल की तरफ से, ताकि हमारा माइंड एक जगह रहे। ठीक है अच्छा, सर, थैंक ये एक फॉर्म होता है, इसमें आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी होती है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे एक मेजर एक बॉक्स रेड हाईलाइटेड है। अब मेरे ख्याल में हमारी इस क्लास में सबसे ज्यादा इस चीज का हमारे अवैस भाई को ही पता होगा। अवैस भाई, हम आपको बड़ा तंग करेंगे, टेंशन ना ले, ठीक है सर। अवैस भाई नो जरा आए ना मैदान में। नो इश्यूज सर। माइंड तो नहीं करता सर, हम थोड़ा बहुत जरा हंसी मजाक भी चलाते मैं वरना बोरिंग हो जाता एक्चुअली है। आई लाइक बीइंग इन्वॉल्वड इन द क्लास, सो इट्स गुड बस फॉर मी। हम क्या कहते हैं, हम आपकी खिदमत लेंगे, हम आपसे रियल वर्ड्स की चीजें जरूर पूछेंगे क्योंकि आप वहां पे हैं। अब हमने चूंकि काम वहां का किया हो लेकिन रियल में वहां नहीं रहे हैं, तो हम शायद उस तरह के एक्सपीरियंस आपको रियल लाइफ वाली चीजें ना दिखाएं। हाँ, काम के रिलेटेड जरूर बता सकता हूँ आपको, लेकिन वहां पे रह के वो एक डिफरेंट चीज होती है। सर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर थोड़ा अगर हमें बता दिए क्या चीज होती Sir, in order to apply for any job, every individual is required to have this NI number, और ये नंबर की बेसिस के ऊपर ही जो है वो आपकी साइड, अब उसके पीछे टेक्निकलिटीज क्या है वो तो खैर आप ही बताएंगे, बट ये एक बेसिक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर आपको किसी भी जगह पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, क्योंकि जब आप जो भी आपका आपके का जो टैक्स वगैरह होता है वो इसी नंबर के अगेंस्ट आई बिलीव जमा हो रहा होता है, इससे आपकी पूरी ट्रैक रिकॉर्डिंग मेंटेन हो रही होती है HMRC के पास कि आपने कितना कमाया कितना नहीं, उसके बाद फिर नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन जो होती हैं वो भी इसी के साथ चल रही होती हैं।
अच्छा, अगर मैं आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर अगर मैं आपको बताऊं ना, NINO ये लोग बोलते हैं इसे, हम नॉर्मल टर्म में हम इसको NI नंबर बोलते हैं। NI नंबर अगर मैं आपको देसी जुबान में बताऊं तो ये एक किस्म का वर्क परमिट होता है, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है, इट मींस यू आर नॉट अलाउड टू वर्क इन यूके, ठीक है। अब अगर आप देखिए हमारे यहाँ अक्सर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स गए होते हैं, उनको 20 आवर्स अ वीक अलाउ होते हैं। तो उनका एनआई, जब उनको ज़ाहिर बात वर्क परमिट अलाउड है 20 आवर्स अ वीक का, तो उनका एनआई नंबर जो होता है, उनको हर बंदे का इंडिविजुअल का अलग एनआई नंबर होता है, जो यूके में काम कर सकता है, ठीक है। चाहे वो सैलरीड पर्सन हो, पार्टनरशिप कर रहा हो, उसके रेंटल प्रॉपर्टी हो, सोल ट्रेड इनकम हो, कुछ भी हो, एनआई नंबर हर बंदे को, ठीक हो गया, जो काम कर रहा है यूके में। तो अब लेट्स से मैं नया-नया गया हूँ, मैं एज़ अ स्टूडेंट गया हूँ। अब मैं फुल टाइम जॉब के लिए लेट्स से अप्लाई कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ अवैसा फॉर्म में। तो अवैसा की फॉर्म में जब मैं गया हुआ एनआई नंबर मैंने ज़ाहिर बात है मुझसे माँगे कि भई अपनी डिटेल हमें बताएँ। तो जब एनआई नंबर एक्सेस करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि भई मैं फुल टाइम वर्क के लिए अलाउड हूँ या नहीं। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको सादा ज़ुबान में बताऊँ तो ये एक किस्म का वर्क परमिट नंबर एक किस्म का है कि भई हाँ, आप यूके में एलिजिबल हो काम करने के लिए। ठीक हो गया सर? जी, अहमद साहब। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। अच्छा सर, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जैसे आप अभी बता रहे थे कि N9 नंबर हर स्टूडेंट को मिलता है। तो मैं एज अ स्टूडेंट भी रह चुका हूँ यूके में 4 साल ना, 12 से लेके 2012 से 16 तक। तो अगर उस टाइम मेरे पास NI नंबर था, ठीक है, मैं 2 जॉब्स भी करता था, पार्ट टाइम थ्री तीसरी भी कर लेता था कभी कभी हॉलीडेज में। तो अब मुझे पता है, अगर मैं अब जाऊंगा दोबारा यूके इंशाल्लाह, तो उसमें अब मुझे इसी NI नंबर पे काम करना पड़ेगा या मुझे नया लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम वर्क परमिट पे जाऊंगा ना। हुँ, हुँ। तो अब पुराना तो स्टूडेंट का होगा, जो नेक्स्ट होगा वर्क परमिट वाला होगा, तो मेरा पुराना नहीं यूज होगा वहाँ पे। नहीं ऐसा होता है ना कि आपका देखिए यूके में आपकी हिस्ट्री तो अवेलेबल है ना, जी ऐसे ही। तो आपका ये एक किस्म की परमिशन होती है कि जी अब देखिए आपका लेट्स से आपका यूटीआर नंबर था उधर? जी ऐसे ही यूटीआर नंबर था, लेकिन एक्चुअली मुझे इतनी नहीं, टेक्निकल नॉलेज था नहीं अभी। जस्ट आस्किंग जो टैक्स जी रिटर्न बिल्कुल पे बिल्कुल। यूटीआर नंबर, एक तो लॉयर आप थे जब वहाँ पे, नेक्स्ट टाइम ज मेरे जान हुँ, जे हुँ। जी, उन्होंने जी। मेरी रिटर्न जमा कराई थी, और उन्होंने मुझे रिफंड भी दिलवाया था, क्योंकि मैं जब 2 जॉब्स करना शुरू हो गया था, तो कहते आपको हुँ, हुँ। रिफंड मिल सकता है। तो मुझे नॉलेज नहीं थी, उन्होंने मुझे रिफंड दिलवाया था 350 पाउंड ना। तो आई मे बी उनके पास हो मेरा यूटीआर, मतलब बना होगा जी। डेफिनेटली, जो अब उन्होंने मेरे रिफंड भी कहने का दिलवाया। मकसद ये है, कहने का मकसद ये देखिए अब जी यूटीआर नंबर आपका गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, ठीक है? अब आप जब दोबारा यूके ठीक है। जाएँगे ना, तो आपका यूटीआर नंबर तो नहीं चेंज हो जी जी सकता ना, वो तो वही रहेगा। ठीक सेम है। एज़ आपका एनआई ठीक नंबर, है। एनआई नंबर भी आपका वही रहता है, क्योंकि आप यूके ठीक में है। रेज़िडेंट रह चुके हो, अब आप कितने का 4 साल आप रह चुके हैं? जी एज ए स्टूडेंट रह चुका हूँ, स्टूडेंट। व्हाटसोएवर आप स्टूडेंट रह चुके हैं, लेकिन आप यूके के और कंसेक्युटिव रहे हैं आप। नहीं कंजेक्टिव, अब एक कंजेक्टिव रहा हूँ, मतलब 6 मंथ का गैप था, डिग्री चेंज की थी, तो फिर दोबारा गया था वहाँ पे। पहले एक डिग्री में था, तो अभी दूसरी मतलब डिग्री इन में गया हूँ शॉर्ट वहाँ पे। अगर हम टैक्स या लॉ के पर्सपेक्टिव से देखें ना, जी तो आप एक कम से कम 2 से 3 टैक्स ईयर्स जो थे ना, आप यूके के जी जी रेज़िडेंट जी कहलाए गए हो, जी ठीक है? जी। तो नहीं मैं ज़ाहिर-सी बात है आई आई अज्यूम कि मेरा NI नंबर वही था, क्योंकि मैंने चेंज नहीं किया था, हर दफा उसी NI नंबर पे काम करता था जब एनआई भी नंबर गया। आपका चेंज नहीं होता, वो एक ही रहता है। जी ठीक है ठीक है हाँ, वो आपका एक ही रहता है। ठीक है। अच्छा अच्छा, तो ये फॉर्म है आपके सिंपल नेम वगैरह ईच एंड एवरीथिंग ये आपने करना होता है, ये डिटेल इसमें आप लिखेंगे और सेकेंडली जब आप ज़ाहिर बात है अगर आप टैक्सेस के लिए रजिस्टर होते हैं, तो आपने गवर्नमेंट को ये भी तो बता डिश पे तो नहीं लगाना पड़ता। आप जब टैक्सेस के लिए रजिस्टर होते हैं, तो ज़ाहिर बात है आपने गवर्नमेंट को ये भी बताना है कि भई आप किस बेसिस पे किस चीज़ के लिए आप खुद को टैक्सेस के लिए रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो उसमें आपने खुद को यहाँ पे आपने जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम होती है, वो आपने मेंशन करनी होती है कि भई मेरी इस टाइप की इनकम है और वो उस बेस पे मैं खुद को एज़ अ टैक्स रजिस्टर करना चाह रहा हूँ। मतलब मैं कंपनी का डायरेक्टर बन रहा हूँ या क्या आई एम गेटिंग इनकम फ्रॉम लैंड एंड प्रॉपर्टी, टैक्सेबल फॉरेन इनकम मुझे मिल रही है, एनुअल इनकम फ्रॉम ट्रस्ट और सेटलमेंट आ रही है। ये आ गई है। इनकम इज़ ओवर 50,000 पार्टनर इन शॉर्ट आपकी जिस तरह की भी इनकम होती है, अगर कोई और अदर रीज़न होते हैं, तो आप अपने यहाँ पर वो मेंशन करते हैं, यहाँ पे अपना साइन करते हैं और आप ये HMRC को उनके ऑफिशियल एड्रेस पे भेज दें। लेकिन ये हम चूँकि
अगर मैं आपको एज़ अ फर्म पर्सपेक्टिव से बताऊँ, तो हम ये खुद ही भी कर सकते हैं, क्लाइंट को करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें भी हम आएँगे, डोंट वरी, उसकी भी आप टेंशन ना लें, ठीक है? इन शॉर्ट सबसे पहले तो आप खुद को ऐसे रजिस्टर कराते हैं, ठीक है? अब आपने जब ये चीज़ कर ली, तो आई बिलीव विदिन 2 वीक्स जो है ना, आपको आपका यूटीआर नंबर, जिस तरह हमारा पाकिस्तान में एनटीएन नंबर होता है, आपको बाय पोस्ट आपको घर आके आपको बाय पोस्ट आपको मिल जाता है। यूटीआर नंबर 10 डिजिट्स का वो कोड होता है। अच्छा, अब आपको जब वो नंबर मिल गया है, तो क्या होता है? फिर ज़ाहिर बात है, आपको एचएमआरसी पे अपना एक पोर्टल बनाना होता है, ठीक है? जिस तरह आपका एफबीआर पे अपना एक अकाउंट होता है, इस तरह यूके में हर एक इंडिविजुअल का एचएमआरसी के साथ, पहले इतना नहीं था, लेकिन अभी इन्होंने इस चीज़ को बड़ा मैंडेटरी कर दिया, अभी तकरीबन 99% लोगों का अकाउंट अवेलेबल है। क्योंकि तकरीबन 2020 के बाद से जो है ना, इन्होंने इस चीज़ पे बड़ा एम्फसाइज़ किया है ना, क्योंकि हम एज़ एन अकाउंटेंट, हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, अगर हम भी एचएमआरसी से कोई डिटेल माँगते थे ना, तो वो कहते हैं कि आप क्लाइंट के जो गेटवे है ना, उससे आप एक्सेस कर लेना, तो बड़े मसले करना शुरू कर दिए थे उन्होंने। इन शॉर्ट, अभी हर बंदे का, जिस तरह पाकिस्तान में एफबीआर पे हर बंदे का अकाउंट होता है, इस तरह यूके में एचएमआरसी के पास हर बंदे का अकाउंट होता है। और जो-जो इन्फॉर्मेशन आप पाकिस्तानी बंदा एफबीआर के पोर्टल से कर सकता है, ईच एंड एवरीथिंग वो वहाँ से कर सकता है। वो अपनी टैक्स रिटर्न भी जमा करा सकता है, उसने अपनी डिटेल वगैरह जो भी देखनी है, वो सारा कुछ वहाँ से कर सकता है। अगर मैं आपको एक समरी दिखा दूँ कि भई क्या-क्या चीज़ें आप अपने पोर्टल से कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने इनकम टैक्स एस्टिमेट्स देख सकते हैं, पर्सनल टैक्स रिटर्न देख सकते हैं, टैक्स रिफंड करवा सकते हैं। आप अपने पिछले साल की 5 सालों की टैक्स रिटर्न भी वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अ, ये चेक मैनेज योर टैक्स क्रेडिट्स हो गया, स्टेट पेंशन अगर आपको मिलती है, आप रिटायरमेंट एज पे चले गए और आपको स्टेट की तरफ से पेंशन मिल रही है, तो वो भी आपको वहाँ पे मेंशन होती है। आप अपने ऑनलाइन पोर्टल से उसको सबमिट भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप मैरिज अलाउंस, एक अलाउंस होता है, ये इंशाल्लाह हम जब टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करेंगे फुल फ्लेज, तो उसमें हम इस चीज़ को भी कवर करेंगे। और अगर मुझे याद ना आ रहा, तो प्लीज़ आप लोग मुझे लाज़मी याद दिलाना है कि मैरिज अलाउंस भी हमें बताएँ कि वो क्या चीज़ थी हमारे पास। ये होता है कि एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाता है। हाँ, अगर आपने अपना नेम, एड्रेस वगैरह कुछ चेंज करना होता है, तो अपने पोर्टल से आप कर सकते हैं। इन शॉर्ट, जो-जो चीज़ें अपने अपने एफबीआर के अकाउंट्स में आप कर सकते हैं, वो सारा कुछ आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारी क्लास की सीक्वेंस क्या होगी? हम ईच एंड एवरी एक इंडिविजुअल इनकम जो हमारी होती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, इस तरह अभी हमने अवैस भाई से जो चीज़ें डिस्कस की, ये सारी तकरीबन, हाँ, हम ये सारी इनकम्स डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे? उसको, अच्छा, मेरा तरीक़ेकार ये होता है, मैं पहले आपको देसी ज़ुबान में एक सिंपल वर्डिंग में आपको एक सिनेरियो बता देता हूँ। कहते हैं ना, एक कहानी बता दो कि ये चीज़ कैसे होती है, ठीक है? चीज़ समझ आ गई। एक स्टोरी, जब एक स्टोरी टेलिंग अगर मैं आपको करूँगा, तो स्टोरी बंदे के माइंड में रहती है। मैं उसको एक चीज़ से लिंक कर दूँगा, तो आपके माइंड में वो चीज़ रहेगी। देन उसके बाद मेरी सेकंड अप्रोच क्या होगी? उसको मैं आपको क्या कहते हैं, बुकिश तरफ ले जाऊँगा, बुकिश वर्डिंग की तरफ, कि भई एक्चुअली जो टैक्स रूल ये जो है, पहले तो मैं सरसरी आपको सारा कुछ बता दूँगा भई क्या-क्या करना होगा। जो एक मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें बताऊँगा। सेकंडली, फिर जो प्रॉपर एचएमआरसी की गाइडलाइंस है, उसके मुताबिक मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा, पढ़ाऊँगा, आपके साथ वो नोट्स भी शेयर होंगे, आप लोग उसको देखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, कोई क्वेश्चन होंगे, तो एनी टाइम आप पूछ सकते हैं, वो हम करेंगे। देन उसके बाद जो मेन चीज़ होती है, अब पढ़ना-पढ़ाना ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी अनोखी चीज़ नहीं है, ठीक है? मेन चीज़ होती है उस चीज़ को प्रैक्टिकली करना। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सैलरी की बात करता हूँ, तो सैलरी, आपको भी पता है भई सैलरी क्या चीज़ है, मुझे भी पता है सैलरी क्या चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा, सैलरीज़ में अगर आपने देखो, पाकिस्तान में भी इवन ये चीज़ होती है, आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक हो क्या? बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस आपको अगर आपका एम्प्लॉयर या आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है, या अगर अक्सर आपने अपने कज़िन्स या आप खुद ही भी अगर हो, आपको जॉब में होते हैं, कभी किसी को गाड़ी मिली होती है, किसी को फ्यूल अलाउंस मिल रहा होता है, किसी को घर रहने को मिला होता है, इस तरह के बेनिफिट्स भी मिलते हैं आपको, ठीक है? अब वो भी टैक्सेबल होते हैं। अब सैलरीज़ का हमें कहाँ से पता लगता है? सैलरी पे स्लिप से। अब जिस तरह हम अभी, एक आप में से ही किसी से मेरी बात हुई, तो उसने कहा कि इनकम
आप पे स्लिप्स प्रोवाइड करते, उससे आपको पता लगता, नहीं तो सैलरी सर्टिफिकेट होता है आपके पास, ठीक है? तो सेम यूके में भी होता है। एक अलग सैलरी सर्टिफिकेट होता है जिसको हम बोलते हैं P60, ठीक हो गया? इस पे आपके पूरे साल की एम्प्लॉयमेंट इनकम होती है, सारी सैलरीज उस पे लिखी होती है, ठीक है? अब मैं वो दिखाऊंगा भाई P60 होता क्या है, क्या क्या चीजें उसमें होती है, क्या क्या हमारे काम की उसमें चीजें होती है, ठीक है? हम वो देखेंगे। उसके बाद आपसे अगर कोई ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई टैक्स कितना डिडक्ट हुआ हुआ है। अब ये तो हमने देख लिया प्रैक्टिकली। हमने पहले एक इमेजिनरी सिनेरियो बना, एक बंदा जॉब कर रहा है, हाँ जी, उसको गाड़ी मिली है, फलाना ढिमका सारी चीजें मिली, ठीक है? ये तो हमने कहानी बत सुना ली आपको। उसके बाद हमने जो एक्चुअल रूल्स आपको क्या कहते हैं, वो भी हमने देख ली। उसके बाद हमने एक उसकी शक्ल भी देख ली कि भाई अब जो हमने इतना सब कुछ पढ़ा है, वो होता कैसे, दिखता कैसे है? क्योंकि वो कहते हैं ना, जो दिखते वही बिकता है। तो एक चीज जब आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो इमेजिनरी तो बहुत सारी चीजें बंदे के माइंड में आ सकती हैं। तो एक्चुअली मैं आपको एक P60 दिखाऊंगा, उसे और गो थ्रू हम करेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट उसका हम देखेंगे। अब मेन चीज आती है हमारी प्रैक्टिस। अब सबसे पहले तो मैं आपको टैक्स कैलकुलेशन हमने करनी है, टैक्स पे लगता है कैसे, जो हमने इतनी लंबी चौड़ी मैंने भी आपको सुनाई, फिर किताबी बातें भी हमने पढ़ ली, टैक्स रूल्स लॉज वगैरह हमने देख लिए। तो हम फिर उस रियल लाइफ एग्जांपल पे खुद ही एक्सेल पे पहले हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे कि भाई हमारे मुताबिक, हमारी नॉलेज के मुताबिक टैक्स इतना बनना चाहिए था। अब ठीक है, हमने वो भी कर लिया। अब हमने जो टैक्स कैलकुलेट किया है, क्या हमने वो सही भी किया है क्या नहीं? अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पे कर दूं, मैं यहाँ पे फिलहाल ये समझता हूँ कि भाई मुझे आप लोगों से इस चीज में ज्यादा नॉलेज है, तो अगर मैं जो भी कहूंगा आप लोग मेरे साथ मान जाओगे। लेकिन मैं खुद को भी चेक करूंगा भाईजान, मैंने जो टैक्स कैलकुलेशन किए, मैंने जो रूल्स अप्लाई किए हैं, क्या मैंने भी सही किया है या नहीं? उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर पे जाएंगे जो कि HMRC से ऑथराइज सॉफ्टवेयर होते हैं, और उसमें HMRC की सारे टैक्स रेट्स, रूल्स, लॉज, सारा कुछ एम्बेड होते हैं पहले से। तो हम वहां पे जाके सिर्फ अपनी इनकम डालेंगे, वही मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम, ये मेरी सैलरी इतनी थी, उस पर टैक्स कैलकुलेट करता हूँ। तो सॉफ्टवेयर खुद ही करेगा, ठीक है? तो हम वहां से भी उसको वेरीफाई करेंगे कि भाईजान हमने जो खुद ही मैन्युअली टैक्स कैलकुलेट किया है, क्या वो ठीक है या नहीं। और सेकेंडली, आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक चीज सॉफ्टवेयर कर सकता है, तो हम क्यों टैक्स रूल्स या टैक्स लॉज देखें? ठीक है, हमें सीखने की क्या जरूरत है? इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि मैं दोबारा अवैस भाई को बुलाऊंगा। अवैस भाई जरा है ना। जी सर। अवैस भाई देखिए, हमने मैनुअली तो एक्सेल शीट पर टैक्स कैलकुलेट कर लिए। अब सॉफ्टवेयर, आई बिलीव आपने भी देखा होगा कि भाई वो तो बस आप इनकम डालो, सारा कुछ वो खुद ही कैलकुलेट कर देता है, ऐसा ही है सर? जी सर, आपसे सुन के पता चला, लेकिन ऑनेस्टली मैंने उस पर सॉफ्टवेयर कोई काम नहीं किया। अच्छा चल, मान ले ऐसा ही होता है। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर चूंकि वो स्मार्ट एनफ होते हैं, वो विद इन सेकेंड जो है ना टैक्स कैलकुलेट करके दे देता है। अब बात ऐसी है सर कि आप ये मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई, तो हम इतने ये एक्सेल सर्कल पे ये चीजें हम खुद से क्यों करें? देखिए बात ऐसी थी, अब अवैस भाई कल को आपके सामने क्लाइंट बैठा होगा, वो कहेगा यार मेरी सोल ट्रेड इनकम जो है ना, मेरे ख्याल में मेरे इतना प्रॉफिट बन रहा है ना, और मेरी कैपिटल लॉसेस वगैरह आ रही, तो आपके ख्याल में कितना टैक्स बन जाएगा ये? क्योंकि हर बंदे को टैक्स की परवाह होती है, भाई पैसे कम देने पड़े ना। अब आप क्लाइंट को ये तो नहीं कैसे, एक मिनट सब्र करें, मैं जरा सॉफ्टवेयर में बना के आपको बताता हूँ। आप जाहिर बात उधर कैलकुलेटर निकाल कटा करेंगे कि हाँ भाई तकरीबन आप अंदाजन में, हाँ इतने से इतना टैक्स आपको बन जाएगा, ठीक है? ये तो मैंने आपको जस्ट एक क्लाइंट की बात बता दी। लेट्स से अगर आप कोई बंदा फ्रीलांस कर रहा है, ठीक है, वो बंदा उसका टेक्सटिंग पे लगे हुए है, मैसेजेस पे बात कर रहा है कि यार मेरी ये इनकम है, ये इनकम है, बताओ यार कितने तक मेरा टैक्स बन जाएगा, ये या तुम मुझे मतलब कौन सा रिलीफ दिलवा सकते हो कि मेरा टैक्स कम बने। अब आप उसको ये तो नहीं कि यार थोड़ा सब्र करो, मैं आपका सॉफ्टवेयर में क्रिएट करता हूँ, मैं आपकी इनकम्स डालता हूँ, देखते हो कितना टैक्स बनता है। वो देखिए, आप जब क्लाइंट से मीटिंग कर रहे होते हैं तब सॉफ्टवेयर मॉफ्टवेयर नहीं चलते हैं, उधर आप फेस टू फेस बैठे हो, और आप उस वक्त बाकी किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली वो क्लाइंट ये समझे कि भैया यार इसको खुद ही नहीं पता तो ये काम क्या करेगा, ये तो सॉफ्टवेयर के सहारे बैठा हुआ है। तो इन शॉर्ट, सॉफ्टवेयर जो चीज कर रही है, वो भी किसी बेसिस पे कर रही है, ठीक? तो एटलीस्ट आपको बेसिस पता होनी चाहिए, ठीक? कल को आपके साथ बैठे हुए नेगोशिएट कर रहे हैं, तो आप उसको फिंगर टिप्स पे आपको चीजें पता होनी चाहिए। सही है, टू बी एग्जैक्ट नाउ, लेकिन राउंड अबाउट तो बता देना।
अब ये अगर आपको जैसे आइडिया नहीं आया, वो आपसे कहे, "भई मेरा कितना टैक्स बनेगा?" आप कहोगे, "हाँ, 1500 2000 टैक्स बनेगा।" ठीक है? और उधर आप सॉफ्टवेयर में जब चेक करते हो, वो जनाब 200-300 बता रहा है। तो क्या क्या रहेगा आपके पास? ठीक है? तो इन शॉर्ट ये सारा कुछ करने का, पढ़ने का हमारा मकसद ही यही होगा कि हम उसको अपने एक सॉफ्टवेयर पे कराएँगे। अब जहाँ तक बात सॉफ्टवेयर की है, वो मैं आप लोग के सामने दोबारा उसकी एक आईडी बनाऊँगा। आप लोग देखेंगे और मैं आप लोग सबसे कहूँगा कि आप लोगों ने भी वो खुद ही बनानी। हमारे पास डेमो होता है उसका, हम उसके टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आप लोग के सामने उस सॉफ्टवेयर की आईडी बनाऊँगा दोबारा। आप लोग उसको देखेंगे, आप लोग घर पे भी उसको जब फ्री टाइम में उसको प्रिपेयर करेंगे। हम जैसे-जैसे एक-एक इनकम हम पढ़ते रहेंगे, जैसे सैलरी होगी, इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम होगी। हम एक फुल फ्लेज टैक्स रिटर्न अपने पास एक बनाएँगे, जिसमें सैलरी भी आ रही होगी, इंटरेस्ट इनकम भी आ रहा होगा, डिविडेंड इनकम भी आएगी, रेंटल इनकम भी आएगा, सोल ट्रेड इनकम, मतलब दुनिया की जितनी भी इनकम्स होगी, सारी बीच में डालेंगे। ठीक है? ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो, हमारी साथ-साथ एक फुल फ्लेज टैक्स रिटर्न भी बनेगी और साथ-साथ आप लोग भी घर में प्रैक्टिस कर कर सकते हैं। करते रहे, इनकम ऊपर-नीचे करते रहे, देखते रहे टैक्स कैसे ऊपर-नीचे जा रहा होता है ना, ताकि क्योंकि बैकग्राउंड आपको पता होगा कि भई मैंने ये चीज़ अगर इनकम इतनी बढ़ा दी है, मेरा टैक्स स्लैब क्रॉस कर गया तो मेरे पे अभी 40% टैक्स लगना है। तो आप अपने साथ आपके माइंड में ये चीज़ होगी, तो आप जब सॉफ्टवेयर में करो तो वाक़ई 40% पे आएगा, तो आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर होगा। ठीक हो गया? जी अवैस भाई। जी सर, मैं दो क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे। एक तो जैसे आपने बताया कि ऑब्वियसली द रीजन वी शुड नो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस इज एट लीस्ट टू कन्विंस द क्लाइंट कि यस वी नो द वर्क। एंड आई आई बिलीव कि वो हमारे पास ये तो पूछने आया नहीं है कि भाई ये मेरी इनकम या टैक्स कितना, क्योंकि वो तो ये काम खुद भी पोर्टल से कर सकता है। जैसे कि आपने बताया पोर्टल ही निकाल के दे देगा कितना टैक्स बनता है। हमारे पास तो आया टैक्स प्लानिंग के लिए, जैसे कि आपने इनिशियली कहा कि भाई टैक्स कम से कम कितना करा सकते हो, एंड नॉट इवेजन बट इन टर्म्स ऑफ अवॉइडेंस। एग्ज़ैक्टली, अवॉइडेंस। तो सर एक तो वो जो टैक्स प्लानिंग वाली चीज है, तो अगेन मैं जो इनिशियली पूछना चाह रहा था कि 2 महीने के कोर्स में हम क्या मोटी मोटी टैक्स प्लानिंग सीख पाएंगे, या सिर्फ हम रूल्स का हम पता लगा पाएंगे कि भाई ये रूल्स और ये कैलकुलेशन कैसे होती सर सर सीधे-सीधे रूल अगर वो हो तो आप खुद ही नहीं देख सकते। है? ठीक है सर, तो यहाँ से मेरा नहीं, जवाब मैं क्लियर। मैं ये आई एम सॉरी, मैं कोई अब तंज़ या वो नहीं कर रहा हूँ, एक नहीं नहीं, मैं नॉर्मल बात आई कर गॉट रहा ए हूँ। पॉइंट। जी 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 यू जी। बेटर नो एचएमआरसी की वेबसाइट पे आपको ईच एंड एवरीथिंग नहीं मिल जाता। ऐसे ही बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर इन्होंने मुझे हायर की हुआ है, इसीलिए हायर किया कि भाई मैं वो वाले प्रोज़ एंड कॉन्स बताऊँ, जो कि नॉर्मली आपको अवेलेबल नहीं है। ट्रू ट्रू। ठीक हो ना? तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि टैक्स अवॉइडेंस की तरफ जाऊँ, एवेज़न की तरफ ना जाऊँ। ठीक है सर, तो सर ये तो जवाब मुझे मिल गया। सेकंड सर क्वेश्चन मेरा ये था कि जिस तरीके से आपने ये बात तो कही है कि हम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पे भी बात करेंगे और मोर ऑफ हम प्रैक्टिकल वाला एलिमेंट भी देखेंगे, बट जिस तरीके से उमूमन ये होता है कि लेट्स से एक एक्सेल का फॉर्मूला है, टीचर ने हमें करना सिखा दिया, उसका प्रैक्टिकल भी दिखा दिया और एक एक्सरसाइज भी हमें दे दी कि भाई आप खुद भी कर लें ताकि आपको भी ये फंक्शन यूज करना आ जाए। अब एक तो है ये अप्रोच, और एक ये है कि हमारे पास मल्टीपल एक्सरसाइजेज हो, हम वो फॉर्मूला बार बार लगाते रहें ताकि हम उसके यूज टू हो जाएं, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्योंकि हम एक एक एक्सटेंसिव कोर्स सीखने जा रहे हैं, सिर्फ एक आधा एलिमेंट तो सीखेंगे नहीं कि एक दफा करें याद रहे। तो सर उसकी रेगुलर प्रैक्टिस के लिए क्या मूविंग फॉरवर्ड कोई इस तरह की अगर अपॉर्चुनिटी हो, लेट्स से अगर मैं ये चाहूँ कि जैसे कि आपने मेंशन किया था कि आप किसी न किसी फर्म के साथ एसोसिएटेड, ऑब्वियसली आपके लिंक्स और कनेक्शंस हैं, कि हम फ्री में अगर मैं जो कुछ मैंने सीखा है मैं उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ अगले 2 महीने 3 महीने तक, ताकि मैं उसको उस चीज को एब्जॉर्ब कर सकूं, उस पे जो है वो स्किल्स अपने जो है वो फर्दर एनहांस कर सकूं और उससे जो है ना मजबूत कर सकूं जो कुछ सीखा है। तो इसकी सर क्या पॉसिबिलिटीज हैं, या फिर हम प्रैक्टिस कितनी ज्यादा कर सकते हैं जो भी हमारे पास मोड्स अवेलेबल हैं, ताकि जो हम सीख रहे हैं उसके ऊपर हमारी फर्म ग्रिप आ सके। अच्छा, जहाँ तक बात है प्रैक्टिस की, मेरी तो पूरी कोशिश ये होगी कि मैं जितना मैक्सिमम मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड कर सकूँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। लेकिन ऑब्वियसली मेरी भी एक लिमिटेशन है, मैं आपको किसी का पर्सनल डेटा उठा के नहीं दे सकता, ठीक है? मैं उसको थोड़ा-सा अमेंड करके चीज़ें मतलब नाम वगैरह हटा के मैं आप लोग को ज़रूर दूँगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये बेटर हो कि डेटा प्रोटेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो
आप लोग को इंशाल्लाह इतना इनफ डेटा आप लोग को मैं प्रोवाइड करूंगा कि जिसमें आप उसको देख सकते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने स्किल को एटलीस्ट जो आपने पढ़ा है, वो आपको जरूर आएगा। इतना इतना मैं आपको इंश्योर करा सकता हूँ। इस तरह तो आप प्रैक्टिस की अगर बात करें तो वो क्या कहते हैं ना, प्रैक्टिस तो फिर आप अगर 10 साल भी करते रहे तो वो तो बंदा, क्योंकि मास्टर तो आप किसी चीज को भी नहीं कर सकते ना सर, क्योंकि नॉलेज, जहां तक बात नॉलेज की आ जाए तो नॉलेज तो कभी भी नहीं खत्म हो सकती है। हाँ, मैं आपको उतनी नॉलेज जरूर कराऊंगा, उतनी प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो हम 90-95% जो पॉपुलेशन है, मतलब इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन की यूके की, वो जो करती है उस पे आपकी ग्रिप जरूर होगी। ठीक हो क्या सर? ठीक है सर, इसमें सर बस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इफ इट इज पॉसिबल लेटर ऑन के अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्स, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लेट्स से कोर्स कंप्लीट करने के बाद द कंपनीज दैट यू आर वर्किंग विद या जिनके साथ भी आपका अलायंस है, इफ दे कैन ऑफर अनपेड इंटर्नशिप्स टू ऑल द अटेंडीज ऑफ द कोर्स, लेट्स से फॉर अ मंथ और 2 मंथ्स, तो उनके लिए भी फायदेमंद तो है ही कि एक रिसोर्स मिलेगी। और जो यहाँ काम सीख रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब जितने भी यहाँ अटेंडीज है जो भी सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली सबने दे हैव टू वर्क इन रियल लाइफ, that's the ultimate objective, that's why we are here. तो वो unpaid एग्जैक्टली। internship we can see as an investment on ourselves कि चलो एक कोर्स का एक और additional investment, but that will help everyone out here to enhance their skill set furthermore. चले, ये फिर मैं आपको अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जितना मुझसे हो सके मैं जरूर मैं कोशिश करूंगी इस चीज की। तो इस चीज की मैं आपको फर्म गारंटी नहीं दे सकता, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, क्योंकि मेरे साथ अभी भी मेरे 5-6 महीने पुराने स्टूडेंट्स अभी भी मेरे साथ इंटैक्ट होते हैं, वो काम कर रहे हैं, कोई फ्रीलांस कर रहा है, किसी की अपनी कंपनीज हैं, कोई अमेज़न वगैरह कर रहा होता है, तो मुझसे चीज़ें पूछ रहे होते हैं या कहीं फँस जाते हैं तो मुझे मैसेज करते हैं। अभी उस दिन भी वीकेंड पे भी एक लड़का था, उससे मैं तकरीबन मेरी आधा घंटा बात हुई फ़ोन पे। चीज़ें पूछ रहे, "सर ये ऐसा होगा तो इसका क्या कर सकते हैं? क्या तरीका हो सकता है?" मतलब ऑब्वियसली चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ बंदे को आती हो। तो कोई ऐसी चीज़ें आ जाती है, मैं कहता हूँ यार इस चीज़ के लिए मुझे टाइम दो, मैं थोड़ा देखता हूँ, अगर कोई इसका बेटर हमारे पास हो सॉल्यूशन निकल सकता है। तो मेरी कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स से तभी भी चल रही होती है, और ये मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा होता हूँ। ये इंस्टीट्यूट की तरफ से मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन या वो नहीं होती है। ये जस्ट मेरा एक अपना स्टूडेंट के साथ एक बॉन्डिंग होती है कि इफ दे नीड एनीथिंग या वो मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मेरे साथ कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, उनके साथ मेरी बात होती रहती है। ठीक हो? Thank you sir, thank you. नो वरीज़। जी, कैस मोहम्मद साहब? सर इसके लिए कोई आप हमें कोई बुक रिकमेंड करेंगे लॉ के लिए, जो यूके का लॉ है, इसके लिए इस शीशे की कोई बुक पढ़ लें, या किस तरह से कौन सी जिससे हमें जरा इजी भी हो जाए, बाद में भी सर रिव्यू मैं करते हूँ ना, क्यों रहे। टेंशन? सर सर सब कुछ मिलेगा, टेंशन क्यों लेते हैं सर? सर ओके हो गया, ओके हो गया। मुझ नहीं पर हमें ट्रस्ट बाहर से कुछ नहीं लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं यार मैं हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो यार? ये छोटी छोटी बातें में टेंशन नहीं लेती हूँ, ठीक है? ओके ये हो छोटी बात है। गया, हाँ, ओके हो गया आपको इंशाल्लाह स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। और मैं आपको जो डेटा, अवैज अवैज भाई जी उनको ज्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन मैं आप लोग को जो ऑथेंटिक तरीके हैं, जो कि एचएमआरसी की अपनी वेबसाइट से मैं आपको चीजें एक्सट्रैक्ट करना, वहां पे चीज सर्च करना, वो मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, क्योंकि वो आज भी हमारे काम आती है। क्योंकि नॉलेज ऐसी चीज है ना, अब एक चीज हमने पढ़ी हुई है, हम 2-3 साल हो गए, कभी एक चीज यूज में ना आए ना तो बंदे को भूल जाती है। कोई चीज सामने आ जाती है, ओह अच्छा ये कैसे होती थी? डायरेक्ट जाते हैं ना, गूगल मारते हैं, एचएमआरसी की वेबसाइट पे जाते हैं, वो चीज सर्च करते हैं, हाँ अच्छा ये ऐसा होता था, ओ सही सही सही। तो अब याद करने पे अब क्या कितनी चीजें याद कर लोगे? इन शॉर्ट आपको जो नॉलेज है ना, वो ढूँढना, क्योंकि आजकल नॉलेज याद करने की मेरे ख्याल में इतनी ज़रूरत नहीं है, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है इंटरनेट पे, ठीक? हाँ, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकालना कैसे है, ये मैं आपको ज़रूर सिखाऊँगा। और जहाँ तक बात नोट्स मैं आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ, मेरे पास स्टडी टेक्स्ट एक मेरे पास अवेलेबल है, उसमें सारे टॉपिक्स, उनके रूल्स रेगुलेशन सारे अवेलेबल हैं, वो सारे मैं आपको टाइम टू टाइम जितना हम करते जाते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा सर। ठीक हो गया सर? राइट हो गया। परफेक्ट। चलिए, उम्मीद है कि आज की क्लास अच्छी रही होगी। कल से आज तो हमारा ज़्यादातर चीज़ें आउटलाइन वगैरह सारी चीज़ों पे ही निकल गई। कल से हम प्रॉपर अपनी सेल्फ जो है ना, क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट इनकम को प्रॉपर
स्टार्ट करेंगे हमारे पहले जो टास्क है एम्प्लॉयमेंट इनकम उसको स्टार्ट करेंगे, रूल्स रेगुलेशन सारे पढ़ेंगे, किताबी बातें पढ़ेंगे। जो हमारे पास फॉर्म्स होते हैं जहाँ से हमें इनकम्स का पता लगता है वो हम करेंगे। सॉफ्टवेयर पे जाएँगे, खुद ही पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे उसपे, सॉफ्टवेयर पे भी जाएँगे, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम कल इसको कवर करेंगे। तो साथ रहिएगा, कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। और आप लोग के किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे पास स्टार्ट में भी मैं 10 मिनट का टाइम आप लोग को देता हूँ और एंड पे भी हमारे पास एक 10 मिनट का टाइम होता है। तो आज तो चूँकि हमारी इनिशियल क्लास थी, तो इसलिए हमने शॉर्ट रखी है, कल हमारी फुल फ्लेज्ड क्लास होगी और इसको हम अच्छे से लेकर जाएँगे। जी अली साहब। अली आपने रेज़ हैंड की हुई जी, क्वेश्चन पूछा आपका कोई क्वेश्चन? जी फैज़ान साहब आप पूछ लें, अली साहब तो बात नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम फैज़ान है। I'm जी, जी। currently residing in UK and I'm doing masters in accounting and finance. By ज़बरदस्त। profession, I'm chartered accountant. I qualified chartered accountancy back in 2017 और सी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस ACCA qualified member। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त। जो मेरा अभी इस क्लास को लेने का मकसद ये था कि अभी मैं I'm just planning to take this class if suits me। तो मेरा मेन कंसर्न ये था कि मैं आफ्टर आई विल बी फिनिशिंग ऑफ विद माय एकेडमिक्स इन द पोस्ट स्टडी वर्क वीजा आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट माय ओन फर्म। फर्म के हवाले से अगर आपका कोई इंफॉर्मेशन आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि मेरे पे क्या, जैसे यहाँ पे अवैस भाई भी थे, आई गेस अवैस थे, हाँ, उन्होंने भी जी, अपनी जी। फार्म स्टार्ट की है, तो मैं भी यहाँ पे स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। उसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, व्हाट आई नीड टू हैव द इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग अ फर्म, व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। वो हो गया। प्लस ये है ओके। कि इस 2 माह के कोर्स को लेने के बाद अगर रियल लाइफ में अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फाइवर पे या ऑर्डर फ्रॉम में, जैसे मैं या कोई भी कर रहा है, तो इन रियल लाइफ अगर हमारे पास कुछ ऐसा हम कहीं पे स्टक हो जाते हैं, तो हमारे पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर या अवेलेबिलिटी के हवाले से आप हमें गाइड कर सकते हैं, या जैसे फर्म के लोग जो होते हैं, क्योंकि मेरा जो प्राइमरीली एक्सपीरियंस रहा है वो इंडस्ट्री का था पाकिस्तान में भी, तो जो फर्म के लोग होते हैं वो उनका कॉन्टैक्ट्स होते हैं फर्म में ही, तो वो जहाँ पे स्टक हो जाते हैं अपने सीनियर्स को कॉल करके तो वो चीज़ें अरेंज करवा लेते हैं। तो इसी तरह आपके साथ अगर हमारी ये अरेंजमेंट रहती है, आई एम श्योर लाइक 2 मंथ्स आर प्रिटी दैट नॉट दैट मच टाइम जिसमें आप इतना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना सकें। ऑब्वियसली आप भी मल्टीपल क्लासेस लेते होंगे और मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे आपके, तो सबके लिए टाइम देना आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी अरेंजमेंट हो सकती है कि आप इन फ्यूचर जब हम प्रैक्टिस कर रहे हो तो अगर कहीं स्टक हो गए तो आप हमें गाइड कर सके। तो ये दो ये चीज़ें थी। पहले आपके मेरी फर्म की रजिस्ट्रेशन के हवाले से क्वेश्चन था कि वो किस तरह पॉसिबल है, बिल्कुल। और एंड देन जो सेकंड जो क्वेश्चन है वो जैसे कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो आफ्टर सेल सर्विसेज जैसे होती हैं वो आप कर सकते हैं हमारे साथ अरेंजमेंट ऐसी। जी, बिल्कुल मैं आपको कल डिटेल में इंशाल्लाह सारा प्रोसीजर इसका बता दूँगा जितनी मेरी बेस्ट नॉलेज है। बाकी हमारे पास अवैस भाई उन्होंने तो प्रैक्टिकली खुद ही किया हुआ है अपने लिए, तो उनसे भी हम्म। हम गपशप लगेंगे इस बारे में। जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है बिल्कुल मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगा। जहाँ तक आपने आफ्टर सेल सर्विसेज़ की बात की है, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको ज़िक्र किया कि मेरे साथ हैं लड़के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। बट हाँ जिस तरह आपने बात की हमारे भी मतलब फुल टाइम मैं भी जॉब करता हूँ, क्लासेस भी मेरी होती है, मल्टीपल क्लासेस भी होती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट स्टूडेंट से यही होती है कि मुझे वॉइस नोट छोड़ दिया करें। तो वॉइस नोट ये होता है कि ईज़ी टू अंडरस्टैंड होती है और ईज़ी टू कम्युनिकेट भी हो जाता है। तो मैं भी आपको फिर वॉइस नोट में ही उसका आंसर कर देता हूँ, ठीक है? तो बिल्कुल मैं मेरी शान में कोई कमी नहीं आएगी। आप कोई क्वेश्चन पूछ लें और मैं आपको उसका जवाब दे दूँ। तो ये मेरी शान में कोई कमी नहीं आती इस और चीज़ से। लास्टली मेरे साथ सर, सॉरी, मैं अभी सेशन आई थिंक कंप्लीट हो गया है टाइम, तो मैं सिर्फ लास्टली ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद जैसे क्लाइंट हंट करने के हवाले से टेक्निक्स, या किस तरह हम यहाँ पे रहते हुए क्लाइंट को हंट कर सकते हैं, तो वो उसके हवाले से भी अगर आप थोड़ी सी बता सकें हमें कि क्या। चलें, इंशाल्लाह ज़रूर इन सारी चीज़ों पे ये हम गपशप हमारी लगती रहती है इन चीज़ों पे, तो इंशाल्लाह इस चीज़ों पे हम करेंगे। यार सबसे पहले आप लोग यूके में रहते हैं, आप लोग को जो हर 6 मंथली सेमिनार होता है अकाउंटेंट्स का, हम्म। कभी गए हैं आप लोग?
अभी तो मुझे 3 months हुए हैं, इट्स बीन लाइक थर्ड मंथ अच्छा जो मेरा कल रात ही कंप्लीट हुआ है। तो मास्टर्स में आया हूँ एंड देन आई एम प्लानिंग टू वो आपकी सबसे अच्छी स्टार्ट माय ओन अपॉर्चुनिटी थिंग। होती है बाय द वे वहां पे जाने की, जी 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 जी। क्योंकि वहां पे सारे अकाउंटेंट्स आए होते हैं, वहां पे आप अकाउंटेंट्स के साथ खुद को रजिस्टर करा सकते हैं, मतलब एज अ जॉब भी आप उधर जा सकते हैं। सेकेंडली क्या होता है, आप फर्म्स भी एक्वायर कर सकते हैं एज अ कमीशन बेस्ड, डिफरेंट तरीके होते हैं काम निकलवाने के। यहाँ पे जो पाकिस्तान में इतनी सारी फर्म्स खुली हुई क्या करते हैं, यूके में फर्म होती है, ये आप काम यहाँ से करवा रहे होते हैं। किस तरह होता है, बैक मैं ऑफिस खुद बने हुए मेरे थे। हाँ, जी मेरे जी। एक्स एम्प्लॉयर जो थे, वो हर साल यूके के उनके 2 चक्कर लाज़मी लगते हैं, इनका सेमिनार होता है। मैं एग्ज़ैक्ट नेम जो है ना, वो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगा। उधर जाते हैं, उन्होंने अपने फ़र्म के लाइव कैमराज़ ऑन किए होते हैं, वहाँ पे स्क्रीन पे लगे होते हैं कि हमारा बैक ऑफ़िस है और हम ये सारा काम करते हैं। मतलब उधर तकरीबन 60-70 बंदे उस ऑफ़िस में हमारे काम करते थे। तो मतलब ज़ाहिर बात खुद को एडवर्टाइज़ करते हैं ना, तो वो जब भी यूके से आते थे, तो अपने साथ 2 से 3 डिफरेंट अकाउंटेंसी फर्म्स के अपने लिए काम लाए होते थे। अभी उधर कम से कम 40 प्लस डिफरेंट अकाउंटेंसी फर्म्स के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, जी। ठीक है? तो हम्म। ये इस तरह की चीज़ें, अब ये तो ज़ाहिर बात है इसके पीछे आपको जाना पड़ेगा, और मार्केटिंग स्किल्स ये आपकी अपनी हो सकती है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि कहता खुद नहीं, को आज बेचना जो एटलीस्ट है आप ना, हमें कुछ वो गाइड करते हैं इस हवाले से, डेफिनेटली वो तो हर ज़रूर, बंदे की अपनी कैपेबिलिटी ज़रूर। कैपेसिटी है वो कितना से। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ माय वो जो है ना, मैं ज़रूर आपको हर एक चीज़ बताऊँगा। मेरा कुछ नहीं जाता है। आप लोग का भला हो जाए इसमें, और क्या चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा हिसाब-किताब चल रहा है। सही है? चलें, थैंक यू वेरी मच, डन, जज़ाकल्लाह। ज़रूर। जी अवैस भाई, कोई क्वेश्चन था आपका, फिर हम सॉरी क्लास को सर, वाइंड अप करते आपको हैं? डिस्टर्ब नो कर रहा हूँ वरीज़। बार बार। एक्चुअली यू हैव जस्ट मेंशन्ड अबाउट अ सेमिनार, ये मुझे किसी से सुना था। आप इसका अगर कुछ नेक्स्ट क्लास में भले बता दीजिएगा कि ये कब होता है, क्या मुझे होता है। टू बी एग्ज़ैक्ट ना नेम पता है, ना मुझे डेट पता है, बट आई विल फॉर श्योर मैं ये आपको पूछ के बताऊँगा। थैंक यू सो क्योंकि मच मैं सर। खुद ही कभी गया नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट, सुना है मैंने, होता है ये, और ये बहुत अच्छी एक अपॉर्च्युनिटी होती है, ठीक है? जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, चलें। इंशाल्लाह कल फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। सेम टाइम इंशाल्लाह 9:30 बजे हमारी क्लास होगी, और प्रॉपर हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। अपने प्रॉपर इनकम जो है ना हमारी, जो हमने सीक्वेंस बनाई है, मोर और लेस यही हमारी सीक्वेंस भी होगी, तो हम इसको लेके चलेंगे। ठीक होगी जी? अ, मिलते हैं कल आपसे, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।